अनुराधा गुप्ता स्वभाव से ही सतर्क व्यक्ति थी। इसके अलावा पुरुषों के प्रति उनकी सतर्कता विशेष रूप से अधिक थी, क्योंकि पूरे जीवन में उन्होंने पुरुषों से अपने रूपरंग के आधार पर अलग अलग नजर और व्यवहार देखा था। हालांकि यह तथ्य कि अर्णव शर्मा ने अपना वादा निभाया, जबकि स्पष्ट था कि उन्हें इससे ज्यादा लाभ नहीं होने वाला था और इस मिशन में उनकी जान को खतरा भी हो सकता था, ने उन्हें चौंका दिया। साथ ही इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद, सिर्फ शायद, सभी लोग या सभी पुरुष उनके प्रति एक ही तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। बेशक यह विचार अभी केवल आरंभिक अवस्था में था और एक क्षणिक सोच भर थी कि क्या यह सोच आगे बढ़कर आत्मविश्वास जैसी चीज में बदल पाएगी, यह कहना अभी बहुत जल्द था। 3 पूरे घंटे भवन के अंदर रहने के बाद अनुराधा गुप्ता की मना इतनी हद तक फिर से भर गई थी कि वह आने वाले युद्ध में प्रभाव डाल सके। इन 3 घंटों में चारों में से किसी ने विशेष रूप से कुछ नहीं किया। केवल रोहित और अनुराधा गुप्ता कभी कभी बातचीत करते और अजय पांडे अचानक कुछ नासमझ और महत्वहीन बोल देते। अर्णव शर्मा बस एक कोने में चुपचाप बैठे थे और एक छोटी तस्वीर को लंबी नजर से देख रहे थे, जिसे कोई नहीं देख सकता था सिवाय ललित के, जो उनके पास चुपचाप बैठी थी। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे, पीछे वयस्क जोड़ा और सामने 8 या 9 साल के छोटे लड़के और लड़की। पृष्ठभूमि में हरा भरा दृश्य था, जिसमें पेड़ दूर तक फैले थे जैसे अंतहीन समुद्र। यह तस्वीर अर्णव शर्मा के माता पिता, उनकी छोटी बहन और उनके खुद की पारिवारिक फोटो थी। उस समय अर्णव का जन्मदिन था और उनकी मां ने पूरे परिवार के साथ गेट वॉल ऑफ चाइना और अन्य ऐतिहासिक सुंदर स्थानों की यात्रा करने का फैसला किया था। यह अर्णव के लिए एक कीमती स्मृति थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि विश्वविद्यालय और उनके घर के बीच दूरी के कारण वे अपने परिवार को अक्सर नहीं देख पाते थे। अब इस पागल दुनिया में जहां विश्वास और धोखा पहले से भी अधिक हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, अर्णव शर्मा केवल अतीत की यादों से गर्माहट जुटा सकते थे, जिन्हें पहले उन्होंने सामान्य समझा था। परिवार? ललित ने पूछा, हालांकि उसे पहले ही उत्तर पता था। आखिरकार यह 6 दिनों में पहली बार था कि उसने उनके सामान्य कठोर चेहरे पर ऐसा भाव देखा। अर्णव ने उत्तर में सिर हिलाया। हालांकि वह और ललित अधिक बातचीत नहीं करते थे, अर्णव जानते थे कि वह उनके लिए वहां है, और अजीब बात है कि उनके भीतर गहराई तक विश्वास था कि वह उन्हें धोखा नहीं देगी। हालांकि वह सामान्यतः शांत रहते थे, अर्णव को बहुत आरामदायक महसूस होता था, क्योंकि वह कभी भी अधिक बात करने वाले व्यक्ति नहीं थे, पहले भी जब तक सोल रिकॉर्ड इस दुनिया में नहीं आया था। आसपास का मौन किसी तरह असुविधाजनक नहीं था, बल्कि यह बेहद शांतिदायक था। मेरी मना लगभग पूरी तरह से भर गई है। अनुराधा गुप्ता की ठंडी आवाज ने अर्णव को उनके विचारों से बाहर निकाला। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया, उनकी ललचाई भरी नजर अब कहीं नहीं थी और वह चेहरा, जो लगभग कुछ भी नहीं दिखाता था, फिर से शासन करने लगा। अगर आप तैयार हैं, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। अनुराधा ने उसी तरह का भाव दिखाते हुए उन्हें देखा और इशारा किया। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, और आगे विलंब चीजों को पहले से भी अधिक कठिन बना सकता है। अर्णव शर्मा खड़े हुए और लगभग अनसुने स्वर में एक छोटा आह भरी। अनुराधा गुप्ता और अन्य 2 ने सिर हिलाकर दिखाया कि वे भी वही सोचते हैं, और खड़े हो गए। अर्णव शर्मा कुछ चाहते प्रतीत हुए, लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने केवल सिर हिलाया और बिना कुछ कहे खिड़की की ओर चले गए। जाने से पहले रोहित की आवाज उनके पीछे गूंजी, अरे अर्णव। अर्णव शर्मा मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। सावधान रहो, अगर ज़ॉम्बी बहुत मुश्किल लगे तो बस भाग जाओ। हम किसी और दिन कोशिश कर सकते हैं। रोहित ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। थोड़ी हैरानी के बाद अर्णव शर्मा ने सिर हिलाया और स्पष्ट स्वर में कहा, अगले हिस्से के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। रोहित ने अंगूठा ऊपर उठाकर उन्हें भरोसा दिलाया, जैसे कह रहे हो कि इसे मुझे छोड़ दो। यह देखकर अर्णव शर्मा अब देरी नहीं किए और खिड़की से कूद पड़े और हवा की तरह बहते हुए कुछ सड़कों दूर स्थित महिला छात्रावास की ओर बढ़े। जब अर्णव चले गए, अजय पांडे ने उठी हुई भौहों के साथ रोहित की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मुझे लगा तुम उस लड़के को ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम दोनों प्रेम में प्रतिद्वंदी नहीं हो क्या? हाँ। रोहित ने भौहें चढ़ाई और धीरे से कहा, कारण यह है कि मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, उसके पिछले क्रूर कार्य के कारण। वह मेरा प्रेम प्रतिद्वंदी नहीं है। साथ ही केवल इसलिए कि मैं अर्णव शर्मा को उसकी क्रूरता के कारण ज्यादा पसंद नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूँ। क्या यह स्वाभाविक नहीं कि मैं उसके लिए शुभकामनाएं दूं? आखिरकार वह अभी भी हमारा सहयोगी है। हाय, कितना बोरिंग लड़का है। अजय पांडे, जो सोच रहे थे कि रोहित शर्मिंदा हो जाएगा, अंततः कंधे उचकाते हुए जीप क्लिक करते हुए चलते बने जब उन्होंने देखा कि यह हैंडसम तीरंदाज सामान्य और शांत प्रतिक्रिया दे रहा है। अनुराधा गुप्ता ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और बर्फीले स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास बकवास करने का समय है तो क्यों नहीं अपने आप को भी तैयार करते? अजय पांडे ने नाक भौं की और अपना बड़ा हथौड़ा कंधे पर डालकर बाहर की ओर बढ़े। इतनी भारी चीज के साथ वह खिड़की से कूदने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, अन्यथा दोनों पैर तोड़ सकते थे। अजय पांडे के गायब होने के बाद अनुराधा गुप्ता ने एक तार उठाया और उसे बर्फ की डंडी के सिरे से बांधा, फिर उसे जमाकर डंडी से जोड़ दिया। यह तार वास्तव में कार्बन फाइबर का था और जिम के व्यायाम उपकरणों से लिया गया था। यह वजन सहने में बेहद मजबूत था और दबाव में अत्यधिक टिकाऊ था, साथ ही अचानक खींचाव को भी सह सकता था। इसका उपयोग आमतौर पर नाव, कार, हवाई जहाज के पार्ट, साइकिल के पहिए आदि बनाने में होता है। जो कार्बन फाइबर तार अनुराधा गुप्ता उपयोग कर रही थी, वह बेहद मजबूत और लचीला था। जब दोनों अकेले रह गए, रोहित ने मौन तोड़ते हुए कहा, अनुराधा, अजय पांडे के बारे में जो पहले कहा,
प्रेम में प्रतिद्वंदियों के बारे में ध्यान लगाओ। अनुराधा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए याद दिलाया, यहाँ तुम्हारी मदद बेहद जरूरी है। किसी भी स्थिति में तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अनुराधा गुप्ता ने उसे आगे बोलने से पहले ही रोक दिया तो रोहित ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अपने काम में लग गया। स्पष्ट था कि अनुराधा जानती थी कि वह क्या कहने वाला है, लेकिन अनुराधा गुप्ता को रोमांस में तनिक भी रुचि नहीं थी। भले ही वह रोहित पर इतना भरोसा करती थी कि उसे दोस्त कह सके, पर वह बस इतना ही था, एक दोस्त। दिन के अंत में अनुराधा उसकी दोस्ती को बहुत मानती थी, पर अगर रोहित उससे कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा था तो इस वक्त उसके लिए सच सुनना दर्दनाक होता। भविष्य का क्या, कोई नहीं जानता था। बस इतना जरूर था कि इतने वर्षों की दोस्ती के बाद भी जब वह अनुराधा के दिल तक नहीं पहुंच सका तो शायद यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ना कठिन था। महिला छात्रावास में कमाल है, इस बार हम बच जाएंगे, नीता अग्रवाल ने दोनों हाथों से अपनी आवाज को दबाते हुए उत्साह में कहा। हम सच में बच जाएंगे। सोनाली पटेल और आरती मिश्रा एक दूसरे को गले लगाकर भावुक होकर रो पड़ी। यहाँ तक कि हमेशा खुशमिजाज रहने वाली सोनाली भी अब उम्मीद खोने लगी थी। इतने दिनों से बिना ठीक खाना और कैद की सी जिंदगी ने सबको थका दिया था। लड़कियों देखो, रीमा सेन ने अचानक एक युवक को महिला छात्रावास की ओर भागते देखा, पर जब वह अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी तब तक वह बिजली की तरह गायब हो गया। कितना तेज, रीमा ने हैरानी और गुप्त खुशी से कहा। जितना शक्तिशाली वह व्यक्ति होगा, लड़कियों के बचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लड़कियां छात्रावास में फंसी थी, बाहर न निकल पाने की स्थिति में, जहां भूख प्यास से मरना तय था या फिर किसी ज़ॉम्बी का शिकार होना। अगर उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत न दी होती तो शायद अब तक सब पागल हो जाती। कुछ दिन पहले जब उन्होंने करण सिंह को अद्भुत शक्ति के साथ देखा तो उन्हें लगा था कि मदद आ गई है, लेकिन वह भी एक अज्ञात दानव के सामने टिक नहीं सका और पीछे हटना पड़ा। अब तो लड़कियां टूट चुकी थी। उसी समय जब वे थोड़ी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी, बाहर के ज़ॉम्बी दरवाजे की ओर बढ़े और हिंसक रूप से उसे पीटने लगे। चारों लड़कियां एकदम चुप हो गई, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। डर से वे दरवाजे को घूरती रहीं, जो उनके लिए एक जेल की तरह था, जो उन्हें बांधे हुए था और वही उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी थी। अगर दरवाजा गिर गया तो वे जानती थी कि बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। धड़ाम, अचानक इमारत के किसी हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ और ज़ॉम्बी दरवाजा पीटना छोड़कर रुक गए। लड़कियों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने सुना कि वे राक्षस बड़बड़ाते हुए धीमे कदमों से वहां से हट रहे हैं। चारों ने एक दूसरे को देखा, डर और उम्मीद दोनों की झलक लिए, और फिर एक ही बिस्तर पर बैठकर दरवाजे की ओर नजर टिकाए इंतजार करने लगी। अब वे बस इंतजार ही कर सकती थी। धड़ाम, अर्णव शर्मा महिला छात्रावास के मुख्य दरवाजे के सामने प्रकट हुआ और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। धातु का बना दरवाजा जमीन पर गिरते ही पूरी इमारत में गूंज गया। क्योंकि पास के सभी ज़ॉम्बी पहले ही विवेक तिवारी और बाकी दल द्वारा मारे जा चुके थे, इस बार कोई राक्षस सामने नहीं आया। लेकिन अर्णव संतुष्ट नहीं था, उसका माथा तन गया। यह ज़ॉम्बी बाहर क्यों नहीं आया, अर्णव ने मन में सोचा। अब तक तो जैसे ही थोड़ा शोर होता ज़ॉम्बी उस दिशा में दौड़ पड़ते, लेकिन इतनी भारी आवाज के बाद भी वह रहस्यमय ज़ॉम्बी, जिसे माधुरी रॉय ने जाते वक्त देखा था, बाहर नहीं आया। अर्णव की सतर्कता और बढ़ गई। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा, हर कदम सोच समझकर। जैसे ही वह इमारत के भीतर दाखिल हुआ, सड़ी हुई लाशों और खून की दुर्गंध ने उसकी सांसें रोक दी। जगह जगह पड़े शव और ज़ॉम्बी के अवशेषों ने ऐसा भयावह दृश्य बनाया था कि सबसे साहसी आदमी भी कांप जाए। लेकिन अर्णव ने बहुत कुछ देखा था, मौत और तबाही को इतने करीब से कि अब उसकी सहनशक्ति मजबूत हो चुकी थी। उसने खुद को संयत किया और आगे बढ़ता गया। पहली मंजिल पूरी तरह मृत थी, हर ओर बस सन्नाटा और मौत की गंध। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर भी नजारा लगभग वैसा ही था, बस लाशों की पोशाकें और गिरने की मुद्राएं अलग थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर ही अर्णव को कुछ हलचल दिखाई दी। करीब 50 ज़ॉम्बी गलियारे में सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। ये सभी महिलाएं थीं, जो खरोंच या काटे जाने के बाद संक्रमित हो गई थी, या फिर सोल रिकॉर्ड और मना मूवमेंट के बाद अपनी बुद्धि खो चुकी थी। 50 ज़ॉम्बी अर्णव के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे, लेकिन इतने संकरे रास्ते में लड़ाई आसान नहीं थी। जगह की कमी ने स्थिति को बेहद कठिन बना दिया था। सौभाग्य से उसके पास रेयर ग्रेड ट्रेजर फुल कोट था, जिसकी वजह से मामला कुछ संभल गया। और वैसे भी ज़ॉम्बी जानवरों की तरह नहीं सोचते, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति का उपाय निकाल सकता है। अर्णव शर्मा ने कुछ पल सोचने के बाद, और यह ध्यान में रखते हुए कि यहाँ कोई ऐसा जीव मौजूद था जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकता था, उसने तय किया कि लिलित के सामने अपनी ताकत दिखाने की बजाय समझदारी से काम लेना ही बेहतर होगा। वह सीढ़ियों की ओर पीछे हटा और दूसरी मंजिल तक पहुंचा। वहां दीवार से लगभग पीठ सटाकर उसने खुद को इस तरह खड़ा किया कि उसका बायां हिस्सा उस कोने से सटा था जहां सीढ़ियों की दीवार और नीचे की मंजिल की दीवार मिलती थी। इस तरह उसे पीछे से हमला होने की संभावना नहीं थी। घायल हाथ को भी सुरक्षित रखा जा सकता था, और साथ ही दाहिने हाथ से किसी भी दिशा से आने वाले हमले का तुरंत जवाब दिया जा सकता था। जल्द ही पहले ज़ॉम्बी सीढ़ियों पर आए और नीचे उतरने लगे, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वे गिरते गिरते लुढ़क गए और सीधे उसके सामने आकर औंधे मुंह जा गिरे। क्योंकि ज़ॉम्बी अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे और केवल सीधी दिशा में बढ़ना जानते थे, इसलिए सीढ़ियां उनके लिए मौत का जाल बन गईं।
अर्णव ने तलवार को लगातार ऊपर नीचे चलाया, बार बार, बिना रुके। ज़ॉम्बियों के सिर जमीन पर लुढ़कते रहे और कुछ ही पलों में उसके पैरों के नीचे खून की एक लाल झील सी बन गई। लेकिन ज़ॉम्बियों को मारने वाला सिर्फ अर्णव ही नहीं था। पीछे से आने वाले ज़ॉम्बी कई बार अपने ही साथियों को कुचल देते थे और कुछ तो इतने जोर से गिरे कि उनकी गर्दनें टूट गईं। 2 मिनट के भीतर ही सभी 50 ज़ॉम्बी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। कोई भी ज़ॉम्बी गिरने के बाद दोबारा उठ भी नहीं पाया, उनके सिर पहले ही जमीन पर लुढ़क चुके थे। तलवार चलाने में अब तुम थोड़े निपुण हो गए हो, लिलित मुस्कुराई और हल्की शरारत भरी आवाज में बोली। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या नीचे वाली तलवार के साथ भी तुम इतने ही अच्छे हो? अर्णव के होंठ कुछ पल के लिए फड़के, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने वह सवाल पूछ ही लिया जो कई दिनों से उसके मन में था। लिलित, तुम एक सुक्कुबस राक्षसी जाति हो, तो शायद तुमने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए होंगे, है ना? तुम? लिलित कुछ क्षण के लिए हैरान रह गई, पर शर्माई नहीं। सपाट स्वर में बोली, तुम इंसानों की कल्पनाएं सच में बहुत जंगली होती हैं। मतलब? अर्णव ने पूछा, जबकि वह फिर से सीढ़ियां चढ़ते हुए बात कर रहा था। वह बातचीत इसलिए जारी रखे हुए था ताकि दिमाग शांत रहे और साथ ही उस जीव को बाहर निकाल सके जो कहीं छिपा था। असल में लिलित की मजाकिया बातें अक्सर अर्णव के तनाव को कम करती थी, और शायद वही वजह थी कि वह अब तक पूरी तरह होश में था। सिर्फ इसलिए कि मैं एक सुक्कुबस हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे ताकत पाने के लिए किसी पुरुष के साथ सोना पड़े, लिलित बोली। उसकी आवाज में हल्की चंचलता थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह हमें भी मजबूत दुश्मनों को हराना होता है और आत्मा की शक्ति, सोल पावर, को अवशोषित करना पड़ता है ताकत बढ़ाने के लिए। क्या? अर्णव थोड़ा हैरान होकर पीछे मुड़ा और बोला, लेकिन तुम सुक्कुबस नहीं हो। ओह भगवान, तुम वाकई बेवकूफ हो क्या? लिलित ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई और गंभीर स्वर में कहा, हमारी जाति में कुछ सुक्कुबस जरूर होती हैं जो अत्यधिक कामुक होती हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करती हूँ मैंने कई पुरुषों के साथ सोया होगा? सच कहूँ तो अपने पूरे जीवन में मैंने किसी पुरुष को अपना नग्न शरीर तक देखने नहीं दिया। अर्णव रुक गया और अविश्वास से उसकी ओर देखा। मतलब तुम कुंवारी हो? तो इसमें बुरा क्या है? लिलित ने मोहक मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा, कहीं तुम मेरी पवित्रता खुद लेना तो नहीं चाहते, छोटे अर्णव? क्या बुरे इंसान हो तुम? अर्णव की सांसें कुछ तेज हो गई। उसने तुरंत सिर झटककर उस बात को मन से निकालने की कोशिश की। लिलित ने भी समझ लिया कि यह वक्त मजाक का नहीं था, इसलिए उसने शांत स्वर में समझाना शुरू किया। तुम इंसान जो कहानियां बनाते हो वो हमेशा सच नहीं होती। हम सुक्कुबस स्वभाव से खूबसूरत और आकर्षक होती हैं, यह हमारी जाति की विशेषता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी अपनी सुंदरता का उपयोग पाप में करती हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, वह हल्का मुस्कुराई, मैं शायद अस्तित्व में सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक हूँ। यहाँ तक कि उच्च अस्तित्वों में भी कोई स्त्री मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं मिली। तुम भाग्यशाली हो, छोटे अर्णव। वाह, तुम्हारी विनम्रता तो कमाल की है, अर्णव ने मजाक में कहा, 3 ज़ॉम्बियों का सिर उड़ाते हुए जो दरवाजा तोड़कर बाहर आए थे। अरे, मैं सच कह रही हूँ। लिलित ने ऐसे मुंह फुलाया जैसे कोई छोटी बच्ची रूठ गई हो। उसका मासूम चेहरा और उसका मोहक शरीर, दोनों का विरोधाभास उसे और आकर्षक बना देता था। ठीक है, अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी आप कहें, आपकी सुंदरता की महारानी। हूफ, लिलित ने हल्का मुंह बनाया और उसकी आंखों में एक पल को झिझक उभरी, मगर फिर उसने सिर हिलाया और जो सोच रही थी वह न करने का फैसला किया, वरना हालात बिगड़ सकते थे। दूसरी ओर अर्णव ने तीसरी मंजिल पर फैले करीब 1300 ज़ॉम्बी खत्म कर दिए थे। महिला छात्रावास बहुत बड़ा था, पुरुष छात्रावास जितना ही। आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय का परिसर विशाल था और विद्यार्थियों की संख्या बेहिसाब। सभी छात्र हॉस्टल में नहीं रहते थे, पर कम से कम 40% वहीं ठहरे हुए थे। पुरुष और महिला हॉस्टल 4-5 मंजिला विशाल इमारतें थी जो कई गज तक फैली थी। आपने लेवल 5 सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आप लेवल 21 पर पहुंच गए हैं। आपको 2 स्टेटस पॉइंट मिले हैं। हो, सही वक्त पर अर्णव ने थकान महसूस की, पर 500वें ज़ॉम्बी को मारने के बाद स्क्रीन पर दिखे उस मधुर संदेश ने उसकी थकान मिटा दी। करीब 10 मिनट बाद अर्णव ने आखिर चौथी मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते को साफ कर दिया। माधुरी रॉय की कहानी के अनुसार जब करण सिंह तीसरी मंजिल तक पहुंचा था तो उसे किसी अजीब ज़ॉम्बी ने पीछे धकेल दिया था और अब तक की सारी बातें लगभग मिलती जुलती थी। अर्णव को भी हवा के धमाकों से फटे हुए शव नहीं मिले, जैसा करण की शक्ति से होना चाहिए था। लेकिन वो ज़ॉम्बी गया कहाँ? अर्णव को जल्द ही जवाब मिल गया। जैसे ही उसने चौथी मंजिल की सीढ़ी पर पहला कदम रखा, एक भयानक दबाव ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य दैत्य उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। यह दबाव इतना भयंकर था कि अर्णव ने अब तक अपने जीवन में केवल एक बार ऐसा अनुभव किया था। अर्णव शर्मा ने जैसे ही चौथी मंजिल पर कदम रखा, उसे जो दबाव महसूस हुआ वह बेहद भारी था। हालांकि उसने कभी यह अनुभव नहीं किया कि कई मीटर ऊंचाई से पानी की झड़ी सीधे उस पर गिरी हो, फिर भी उसने अंदाजा लगाया कि शायद यही अनुभव उसके वर्तमान एहसास के समान होगा। लेकिन इस बार अर्णव के होठों के कोने पर झिझक की बजाय हल्की मुस्कान खिल गई। सच में, मैं पहले से मजबूत हो गया हूँ। हाँ, अर्णव जोर से हंसा और झंझनाती श्वान्युवान तलवार को कसकर पकड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ा। सही कहा, अब अर्णव शर्मा पहले वाला अर्णव शर्मा नहीं रहा।
वह लेवल 15 का अर्णव नहीं था जो केवल दौड़ सकता था और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के सामने जीत की हल्की उम्मीद जता सकता था। वह अब एक शक्तिशाली लेवल 21 इवोल्वर बन चुका था जिसने भारी मात्रा में शुद्ध आत्मा शक्ति सोल पावर अवशोषित की थी, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के किसी राक्षस की शक्ति भी शामिल थी। अर्णव ने झिझकना बंद कर दिया, यह सोचते हुए कि भले ही वह एक के एक मुकाबले में तुरंत जीत न पाए, हार भी तय नहीं थी। सारी बात इस पर निर्भर करती थी कि विकसित ज़ॉम्बी किस तरह की कौशल क्षमता रखता था। अर्णव ने स्थिर दृष्टि से अपनी फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन रक्त संचलन नियंत्रण क्षमता सक्रिय की और खुद पर लागू किया। बेशक इसका उद्देश्य खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इस बार मकसद बिल्कुल अलग था। एड्रेनालाइन क्या था? एड्रेनालाइन एक हार्मोन था और इसे एक पदार्थ भी माना जा सकता था। यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता था, श्वसन मार्ग को चौड़ा कर सकता था और हृदय गति बढ़ा सकता था। लेकिन यह कब सक्रिय होता था? जब शरीर खतरे या संकट महसूस करता था, तब यह हार्मोन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता था। इसके कई लाभ थे, रिफ्लेक्स में सुधार, प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि और कई अन्य प्रभाव। तो अगर अर्णव अपने रक्त प्रवाह को बढ़ा दे और एड्रेनालाइन को तेजी से पूरे शरीर में घुमाना शुरू कर दे, तो क्या उसके ये गुण और भी तेज हो जाएंगे? तुम पागल हो। लिलिथ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अर्णव को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अज्ञात जानवर सामने खड़ा हो। सच कहूं तो अर्णव ही एक ऐसा अस्तित्व नहीं था जो रक्त पर नियंत्रण रख सकता था। लिलिथ किसी और को जानती थी जो उससे भी शक्तिशाली था और उसी तरह की प्राकृतिक क्षमता रखता था, लेकिन उसने कभी कमजोर अवस्था में अपने आप पर ऐसा जोखिम नहीं लिया। कारण, अपने कौशल को खुद पर इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक होता था, जब तक कि वह किसी प्रकार का वरदान या लाभ न हो। लेकिन अर्णव की ब्लड मैनिपुलेशन क्षमता हमले के लिए थी, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी क्षमता पर प्रारंभिक नियंत्रण भी पूरी तरह से नहीं था। फिर भी स्थिति पहले से ही खतरनाक थी। इस दुनिया में शुरुआती चरणों में जोखिम न लेने पर बाद में मृत्यु ही निश्चित होती है। अर्णव ने यह सब समझा और तय किया कि जोखिम उठाना ही बेहतर होगा। और उसके उच्च जादुई शक्ति मना के साथ यह जुआ सही साबित हुआ। ब्लड मैनिपुलेशन सक्रिय करने के बाद उसने महसूस किया कि हृदय गति तेज हो गई थी और पूरे शरीर में रक्त सामान्य की तुलना में 2 गुना तेजी से दौड़ रहा था। अर्णव और ज्यादा बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी दृष्टि बेहतर हो गई क्योंकि पुतलियां फैल गई। एड्रेनालाइन के तेजी से प्रवाह के कारण रक्त ग्लूकोज बढ़ा और उसे अपने शरीर में ऊर्जा का नया एहसास हुआ। यह बेहद खतरनाक था और लगातार मना खर्च करता था, क्योंकि अर्णव को अपनी ब्लड मैनिपुलेशन क्षमता लगातार सक्रिय रखनी पड़ रही थी। लेकिन इस वक्त, जब तक लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए, यह रणनीति सही थी। अर्णव ने जमीन पर जोर से पैर रखा और पूरी गति से आगे बढ़ा, अजनबी गलियारों में बिजली की तरह झपकते हुए उस अजीब ज़ॉम्बी को खोजते हुए। उच्च गति और संकरे गलियारों के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार छोटी दूरी पर टेलीपोर्ट कर रहा हो। चौथी मंजिल लगभग अछूती थी। पहली 2 मंजिलों की तरह शव और खून बिखरे हुए नहीं थे। न ज़ॉम्बी दिखाई दिए, न कोई अजीब प्राणी। अर्णव ने सही अनुमान लगाया कि चौथी मंजिल के सभी ज़ॉम्बी शायद तीसरी मंजिल पर चले गए थे। यही कारण था कि वहां पहले इतनी संख्या में ज़ॉम्बी थे। एक और अजीब बात, कोई भी दरवाजा टूट नहीं था। खुले कई थे, लेकिन ज्यादातर दरवाजे मजबूती से बंद थे। इसका मतलब यह था कि शायद वहां अभी भी जीवित लोग थे। अगर वे ज़ॉम्बी होते, तो पहले ही दिन दुनिया बदलते ही खाने की तलाश में दरवाजा तोड़ते। अर्णव ने अपने बैकपैक से कई रक्त की बोतलें निकाली। एड्रेनालाइन की तेज धारा के कारण आधे टूटे हाथ से बोतल खोलने में उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर उसने गलियारों में रक्त फैलाना शुरू किया। हर गलियारे में अर्णव ने लगभग 2 लीटर रक्त फैलाया। अंत में 20 से ज्यादा बोतलें इस्तेमाल करने के बाद केवल 10 बोतलें आपातकाल के लिए बची थीं और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल का रक्त ब्लड मैनिपुलेशन विकास के लिए रखा। अर्णव अपनी गति रोककर वहां इंतजार करने लगा। हालांकि वह नहीं जान पा रहा था कि वह भयानक दबाव कहां से आ रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था कि जीव तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक अर्णव ने हवा का एक तेज झोंका महसूस किया। बिना देर किए उसने तेजी से एक और छलांग लगाई और तलवार से तिरछा वार किया। धक्लैंग! 2 धातुओं के टकराने की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। लगभग पूरी चौथी मंजिल में इसकी गूंज फैल गई, यह साबित करने के लिए कि यह भिंड कितनी शक्तिशाली थी। जब अर्णव शर्मा ने महसूस किया कि पीठ की ओर हवा का एक तेज झोंका टूटती हुई रफ्तार से आ रहा है, तो उसने एक पल तक भी विचलित नहीं किया। उसका शरीर दिमाग से पहले ही प्रतिक्रिया कर गया। 180 डिग्री पलटना, तलवार ऊंची उठाना और फिर पूरी ताकत से नीचे वार करते हुए अर्णव के 85 स्ट्रेंथ पॉइंट्स पूरी तरह फूट पड़े, जैसे वह अपने शत्रु को 2 टुकड़ों में बांटना चाहता हो। धलांग! धातु की टकराहट की गूंज तेजी से फैल गई और अर्णव ने अपने दाहिने बाह में हल्की सुन्नता महसूस की। फिर भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम नहीं थी कि उसे पीछे हटना पड़े। आखिर तुम बाहर आ ही गए, कमीने ज़ॉम्बी! अर्णव के चेहरे पर एक स्माइल उभर आई जब उसने अपने प्रत्याशित शत्रु को देखा। असल में माधुरी रॉय का वर्णन कम शब्दों में था पर सटीक था। वह निश्चित रूप से ज़ॉम्बी था, पर सामान्य ज़ॉम्बियों से बिल्कुल अलग। इसका रंग गहरा नीला था, आंखें बड़ी खुली हुई थी और बाकी ज़ॉम्बियों के विपरीत इसकी आंखों में हरे रंग की एक चमक थी, यह दिखाने के लिए कि इसकी दृष्टि बनी हुई थी। सामान्य तांबेबहुश ज़ॉम्बियों की तरह अंधा नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसका शरीर बेहद फुर्तीला था और इसके 2 हाथों की बजाय दोनों भुजाएं तेजधार वाली तलवार जैसी बनी थी। भाग!
अर्नव चीखा और शरीर का पूरा वजन तलवार पर झोंकते हुए ज़ॉम्बी के उस ब्लेड से टकराए तलवार पर जोर से धक्का दिया। आश्चर्यजनक बात यह रही कि ज़ॉम्बी कुछ कदम पीछे हटा। इसका मतलब था कि उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से अर्नव से कम थी। गुर्राहट। ज़ॉम्बी के मुंह से एक अजीब ग्रंटन निकला और अचानक वह आगे झुककर जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। बहुत तेज। यह ज़ॉम्बी अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। अर्नव की पुतलियां और फैल गईं और दांत गिड़गिड़ाते हुए उसने तुरंत दाहिनी और पूरी ताकत से वार कर दिया। धलांग। बांग। मजबूत धातु की टकराहट के बाद तेज लेकिन स्पष्ट रूप से अधिक ताकत न रखने वाला ज़ॉम्बी हवा में उछलकर दीवार से टकराया और जोरदार धक्का खाने के बाद वहां गिर पड़ा। फिर भी अर्नव का मन थोड़ा कांप उठा। अगर उसने पहले रक्त नियंत्रण कौशल ब्लड मैनिपुलेशन का प्रयोग करके एड्रेनालाइन को बढ़ाकर अपने रिफ्लेक्स तेज न किए होते तो वह पहले हमले के जवाब में समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और अब तक वह मर चुका होता। एक आदान प्रदान में मर जाता। यही डरावनी बात थी। विकसित प्राणी कितने खतरनाक थे और यह ज़ॉम्बी तो केवल एक वार में अर्नव को अपने जैसा बना सकता था। जब विकसित ज़ॉम्बी उछलकर दीवार से टकराया, अर्नव ने मौका पाकर अपना ब्लड मैनिपुलेशन सक्रिय किया। उसने गलियारे में फैला खून देखा और उसे 10 रक्त श्रृंखलाओं में बदलकर अपनी पकड़ से विकसित ज़ॉम्बी की ओर भेज दिया। विकसित ज़ॉम्बी की हरी सी आंखें ठंडी चमक ले आईं और वह कूदते हुए अजीब गति में घूमने लगा। उसकी तेजी के कारण वह 6 रक्त श्रृंखलाओं से बच निकला, पर 4 श्रृंखलाएं उसे ऐसे घेरे में ले आईं कि वह चाहकर भी भाग न सके। लेकिन फिर जो हुआ उसने अर्नव की उम्मीदों को तोड़ दिया। स्फूश। विकसित ज़ॉम्बी के शरीर से अजीब सी जादुई ऊर्जा उठी और उसकी देह के चारों ओर अर्धपारदर्शी, रंगीन और अंडे के आकार जैसा एक घेरा बन गया। चारों रक्त श्रृंखलाएं ऊर्जावरण से टकराईं, धातु जैसी आवाज पैदा हुई और फिर जमीन पर गिर गईं। क्या? अर्नव की आंखें चौंक कर बड़ी हो गईं। पर उसी क्षण विकसित ज़ॉम्बी अपनी जगह से गायब हो गया। उसने अर्नव को सोचने तक का मौका नहीं दिया। धत्तेरे की। अर्नव ने तेजी से अपना रुख बदलकर तलवार उठाई, डिफेंसिव स्टांस में सेट हुआ ताकि अप्रत्याशित हमले से बच सके। धलांग। इस बार चौंकने के कारण अर्नव लगभग 5 मीटर पीछे धकेल दिया गया। कारपेट पर उसके पैर खिसकते चले गए। स्फूश। विकसित ज़ॉम्बी फटकर आ गया और दोनों ब्लेड सदृश भुजाओं से 2 तेज वार किए। धलांग। धलांग। अर्नव को रक्षात्मक मोड में आ जाना पड़ा। वह अभी भी उन घटित घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या इस विकासित ज़ॉम्बी की केवल विशेषता उसके भुजाओं के ब्लेड थे? अब अर्नव को पता चला कि वह कितना गलत था। यह जीव और भी ज्यादा खतरनाक था। उसी क्षण उसे याद आया कि लिलिथ ने क्यों कहा था कि उसकी तरह के कुछ लोग, जैसे लिलिथ, इतिहास में बहुत कम ही किसी उच्च ऑर्डर के शत्रु को मारने में सफल रहे हैं। ऐसे प्राणी वाकई भयानक थे। अगर फर्स्ट ऑर्डर के विकसित प्राणी इतने ही शक्तिशाली थे, तो सेकंड ऑर्डर के कितने शक्तिशाली होंगे? और उससे भी ऊपर लिलिथ और उसके जैसे छठे ऑर्डर के अस्तित्व कितने भयानक होंगे? अब अर्नव को समझ आया कि क्यों लिलिथ जैसे लोग साधारण लोगों और खुद को अलग श्रेणियों में बांटते थे, लोअर एक्सिस्टेंसेस और हायर एक्सिस्टेंसेस। उनके बीच का फर्क अपार था। अगर तुझे वह अजीब कौशल मिला है तो मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा, अर्नव ने दांत पीसते हुए कहा और पूरी ताकत से फिर वार कर दिया। विकसित ज़ॉम्बी हवा में उछलकर फेंका गया और जमीन पर लुढ़कते हुए कई मीटर दूर जाकर फिर से उठ खड़ा हुआ। पर उसने एक कदम भी बढ़ाया इससे पहले कि उसकी भयानक गति फिर फूट पड़े। अर्नव पहले ही उसकी जगह पर आ चुका था और दोबारा हमला कर रहा था, जिससे विकसित ज़ॉम्बी को अपने दोनों ब्लेड उठाकर वार टालने पड़े। बाम। फिर से विकसित ज़ॉम्बी दीवार से 20 मीटर दूर जा गिरा। दीवार दरक गई और जोरदार धमाका हुआ। स्फूश। अर्नव, जिसने ज़ॉम्बी को उछालते ही फौरन दौड़ लगाई थी, बिजली की तरह उसकी सामने आ गया और फिर से तिरछा वार किया। इस बार इरादा साफ था, उसकी गर्दन कटनी चाहिए। मैं मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें मार न पाऊं। उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी जब वह उस जानवर सदृश ज़ॉम्बी की भयानक आंखों में टिकी रही। धलांग। अर्नव शर्मा ने श्वान्युवान तलवार इतनी ताकत से घुमाई कि विकसित ज़ॉम्बी को अपने एक घुटने के बल झुकना पड़ा। दोनों भुजाएं आकार में क्रॉस कर ली ताकि वार को टाल सके। इतनी शक्तिशाली टक्कर की वजह से जमीन में भी हल्की दरारें पड़ गईं। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। कड़क। एक बहुत छोटा सा ध्वनि निकली। सामान्यतः यह अनसुना रह जाता, उस शांत गलियारे के बीच में जहां 2 प्राणी जीवित रहने और श्रेष्ठ बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विकसित ज़ॉम्बी की हरी सी आंखें हल्की ट्विच हुईं और उसके मुंह से एक अजीब गुर्राहट निकली जब उसने अपनी दोनों ब्लेड पर उभरती छोटी दरार को देखा। श्वान्युवान तलवार कोई साधारण रेयर ग्रेड खजाना नहीं थी। यह चरम पर स्थित रेयर ग्रेड खजाना थी, लगभग किसी भी लेवल 40 से नीचे की रक्षा को भेदने की क्षमता के साथ, और यहाँ तक कि बख्तरबंद वाहन भी पार कर सकती थी। इसलिए विकसित ज़ॉम्बी की दोनों ब्लेड भी इस तलवार के प्रहार को सहन नहीं कर सकती थी। कमीने ज़ॉम्बी, अर्नव ने थूकते हुए कहा और श्रेष्ठ स्थिति का फायदा उठाते हुए विकसित ज़ॉम्बी को पसलियों पर लात मारी, उसे 20 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया। विकसित ज़ॉम्बी फर्श पर लुढ़कता रहा और सामने वाले गलियारे की दीवार से टकराया। अगर यह कोई और लेवल 21 का प्राणी होता तो वह तुरंत मर जाता या संक्रमित हो जाता। लेकिन अर्नव लगातार अपने से शक्तिशाली अस्तित्वों से लड़ता रहा और उन्हें हराने के बाद उसकी स्टैट्स में वृद्धि हुई थी। इसलिए उसकी वास्तविक ताकत किसी अन्य लेवल 21 से कहीं अधिक थी। इसके अलावा अर्नव वर्तमान में एक अजीब प्रभाव के तहत था जिसमें ब्लड मैनिपुलेशन कौशल के कारण एड्रेनालाइन तेजी से दौड़ रहा था और उसकी प्रतिक्रिया गति और रिफ्लेक्स सामान्य से कम 2-3 गुना तेज थे। यदि इनमें से कोई भी कारक मौजूद न होता
तो अर्णव पहले ही हार चुका होता। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ डबल थी, उसकी एजिलिटी कम थी और वह प्रतिक्रिया करने का समय भी न पा पाता। धलांग, बांग, धातु की टकराहट और विस्फोट पूरे गलियारों में गूंजे जब विकसित ज़ॉम्बी अपनी उच्च एजिलिटी का प्रयोग करके अर्णव पर हावी होने की कोशिश करता रहा। लेकिन प्राणी उसकी रिफ्लेक्स और प्रतिक्रिया गति को पार नहीं कर सका और हर बार उसकी तलवार से टकराने के बाद उछलता गया। यह ज़ॉम्बी अपने पहले इस्तेमाल किए कौशल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? अर्णव ने कड़ी भौहें चढ़ाई जब वह विकसित ज़ॉम्बी से टकराया। विकसित ज़ॉम्बी की ब्लेड में छोटी दरारें धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन वह उस अजीब ऊर्जा अवरोध का उपयोग नहीं कर रहा था जिसने पहले रक्त श्रृंखलाओं को रोका था। क्या अब यह कौशल काम नहीं कर सकता? यह विचार उसके मन में आया और उसने बिना किसी चिंता के ब्लड मैनिपुलेशन फिर सक्रिय कर दिया। पहले से फैले रक्त ने उसे गलियारों में आसानी से काम करने की अनुमति दी। स्वूश! 30 से अधिक मना पॉइंट्स खर्च करने के बाद 6 विशाल रक्त भाले हवा में तैरते हुए विकसित ज़ॉम्बी की ओर पूरी गति से निकले, जो अभी भी उछलकर उठ रहा था। लेकिन वही अजीब अवरोध फिर प्रकट हुआ। अर्णव ने भौहें चढ़ाई जब तक वह उस कौशल की कमजोरी नहीं ढूंढ लेता, मना और खर्च नहीं करना चाहता था। आखिरकार अर्णव ने विकसित ज़ॉम्बी के साथ फिर से एक घातक नृत्य शुरू किया, मौत के लिए लड़ाई, जिसमें एक भी गलती किसी के लिए घातक साबित हो सकती थी। धीरे धीरे वह प्राणी को उन चिन्हित कमरों में पीछे धकेल रहा था जहां उसकी योजना का अंतिम चरण शुरू होना था। चौथी मंजिल के एक कमरे में धलांग, 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 बांग, 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 धातु की टकराहट और विस्फोट की आवाज कमरे में गूंज रही थी। 4 दोस्तों ने कमरे के कोने में बैठते हुए दरवाजे से दूर जाने की कोशिश की, भयभीत आंखों से बाहर की ओर देख रहे थे। लगभग 5 मिनट हो गए, लेकिन लड़ाई की आवाज अभी भी जारी है, लिना ने मच्छर की तरह फुसफुसाते हुए कहा। दोस्तों का समूह उस व्यक्ति के आने की उम्मीद में बैठा था जो उन्हें इस नरक से बचा सके। लेकिन जो व्यक्ति इमारत में आया था वह पहले से आए व्यक्ति से आगे बढ़ गया था। फिर भी यह नया व्यक्ति भी इतने समय तक पीछे खड़ा होने वाले बाधक से जूझ रहा था। ऐसा लगता है कि हमें केवल प्रार्थना करनी पड़ेगी। गांव मीन ने फुसफुसाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं और केवल किसी चमत्कार की उम्मीद रह जाए, तो सबसे संदेहशील व्यक्ति भी किसी सर्वोच्च शक्ति की ओर प्रार्थना करता है। अगर यह व्यक्ति भी पीछे हट गया? मैं और एक दिन नहीं सह सकती, फैन वो अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू बहाते हुए बोली। वह पहले ही टूट चुकी थी और चारों में सबसे बुरी स्थिति में थी। वो येजुन ने भौहें तानी, आंखों में चिंता झलक रही थी। वह चारों में अकेली थी जिसने उस व्यक्ति को देखा था जो इमारत में दौड़ते हुए आया था। इतनी तेज गति वाले व्यक्ति को भी रोकना पड़ा। वो येजुन ने अंदर से सोचा, भयभीत। यदि इतनी तेज गति वाला व्यक्ति इतनी देर तक नहीं जीत पा रहा था, तो इसका मतलब था कि दुश्मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसी क्षण वो येजुन ने महसूस किया कि अब तक जिनके पास वह नरक था वह कितने भाग्यशाली थे। 6 दिनों के बाद पहली बार वह इस जगह में बंद होने के लिए आभारी महसूस कर रही थी जिसे उसने पहले नरक कहा था। बांग! जब चारों दोस्त लड़ाई में सुरक्षित और विजयी होने की प्रार्थना कर रहे थे, कमरे का दरवाजा अचानक एक मानव आकार के शरीर के साथ उड़ गया। दरवाजा गिर गया। राक्षस, ज़ॉम्बी, हे भगवान, अब खत्म। लड़कियों ने भय से चीखती हुई अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और कमरे के दूसरे कोने में दौड़ गईं। नीले रंग के ज़ॉम्बी को अस्थिर कदमों से उठते देखा। गुर्राहट। विकसित ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला और हत्यारे इरादों वाली आंखों से उन्हें घूरा। चारों लड़कियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। स्वूश! चारों की आंखों के सामने एक परछाई चमकी और फिर एक शक्तिशाली धातु की टक्कर उनके कानों में गूंजी। जब अजीब नीले ज़ॉम्बी की 2 ब्लेड जैसी भुजाओं ने उसे रोक दिया, तब लड़कियों ने अपने जीवन के संभावित उद्धारकर्ता को पहली बार देखा। धलांग! फर्श में दरारें पड़ गईं और खिड़कियों के शीशे उस झटके से टूट गए जो श्वान्युवान तलवार और विकसित ज़ॉम्बी की 2 धारदार भुजाओं की टक्कर से पैदा हुआ। अंततः चारों दोस्तों ने उस लड़के को देखा जिसने नारी छात्रावास में प्रवेश करने की हिम्मत दिखाई और अनगिनत खतरनाक प्राणियों को मारकर यहाँ तक पहुंचा था। वे थोड़े चकित थे कि वह वास्तव में उनके से 2-3 साल छोटा था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि इस युवक के पास वह शक्ति थी जिससे वह नीले रंग की त्वचा और हरी आंखों वाले इस डरावने और अजीब ज़ॉम्बी के सामने बराबरी से लड़ सकता था। नहीं, वास्तव में उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि उसे बढ़त हासिल थी। वह गति याद कर रहे थे जिससे वह द्वार तक पहुंचा और वह शक्ति जो जमीन को हल्का सा तोड़ सकती थी। वो येजुन और उसकी मित्रों को हैरानी हुई। और सबसे ज्यादा चारों लड़कियों ने उम्मीद महसूस की, जीवित रहने की और इस जेल से मुक्त होने की जो उनके लिए स्वर्ग भी था और नरक भी। लेकिन असल में अर्णव शर्मा इस लड़ाई में आगे था, लगभग अपने दुश्मन पर हावी होने तक। यह चीज थोड़ी कमजोर तो नहीं है? विकसित ज़ॉम्बी के साथ तलवारें टकराते हुए अर्णव ने धीरे से फुसफुसाया। उसने चारों दोस्तों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भले ही अभी उसे बढ़त थी, एक भी गलती उसके लिए अंतिम हो सकती थी। वह प्राणी कमजोर नहीं है, असल में वह बहुत शक्तिशाली है, लिलित ने सुस्त आवाज में कहा। समस्या तुम में है। पहले ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल को हराने के बाद तुम्हें बड़ी शक्ति का बूस्ट मिला। साथ ही विकसित अस्तित्वों में भी शक्ति, प्रकार और लड़ाई की शैली में अंतर होता है। अर्णव ने सिर हिलाया और विकसित ज़ॉम्बी को लात मारते हुए खिड़की से लगभग बाहर गिरा दिया। अब उसका लक्ष्य सामने था, बस थोड़ी देर इंतजार करना था।
लेकिन ऐसा आसान नहीं था क्योंकि विकसित ज़ॉम्बी लगातार गति में था और अपनी एजिलिटी के कारण अर्णव के लिए परेशानी बढ़ा रहा था। इसके अलावा अर्णव, लिलित की आवाज फिर से आई। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हें अपने शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्या? अर्णव पूछने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने हल्की गुर्राहट की। मुंह के कोने से थोड़ी सी रक्त की धार निकली और वह चकित रह गया। यह सब क्या है? विकसित ज़ॉम्बी ने अभी तक उसे एक भी बार नहीं मारा था, फिर अचानक वह क्यों खून बहा रहा था? साथ ही उसकी नसें अचानक अत्यधिक गर्म महसूस हुई, जैसे खून की जगह उसमें लावा दौड़ रहा हो। मैंने कहा था, लिलित ने भौहें चढ़ाई, चिंता झलकती हुई। तुम अभी एक सक्रिय कौशल बनाने के करीब हो, अपनी प्राकृतिक शारीरिक ज्ञान और ब्लड मैनिपुलेशन स्किल की वजह से। लेकिन लगता है कि अभी कुछ कमी है। तुम्हें अपनी नसों में दौड़ते एड्रेनालाइन को रक्त के प्रवाह से नियंत्रित करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा दर्द और बढ़ेगा और गंभीर चोट लग सकती है। एड्रेनालाइन आमतौर पर फायदेमंद होती है, लेकिन वह सामान्य गति पर बहती हो। अर्णव का शरीर अब कई गुना बढ़ी हुई शक्ति के कारण सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक संवेदनशील था। फिर भी उसने अपनी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल से इसे दोगुना कर दिया था। अर्णव ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में चमक और संकल्प झलकने लगा। अगर वह अब अपनी एड्रेनालाइन को नियंत्रित करना बंद कर देता, तो यह प्रभाव जल्दी ही गायब हो जाता। और यदि वह प्रभाव गायब हो गया, तो उसे विकसित ज़ॉम्बी के हमलों का सामना करने में भरोसा नहीं था। विकसित ज़ॉम्बी की गति अर्णव के लिए अत्यंत अधिक थी, और यदि वह हमलों से बच नहीं सका, तो उसकी श्रेष्ठ ताकत बेकार थी। साथ ही उसका एक और उद्देश्य था। अर्णव ने लिलित की ओर झांकते हुए अंदर से धीरे से सांस ली। हर चीज के परिणाम होते हैं, और वह अपनी कुछ कीमत चुकाने को तैयार था। कभी कभी जीवन ऐसा होता है, हानि और लाभ सिक्के के दो पहलू हैं। इसी बीच नारी छात्रावास से कुछ दर्जन मीटर दूर एक इमारत में चेतन, रोहित और अनुराधा गुप्ता ऊपरी मंजिल पर एक बड़ी टूटी हुई खिड़की के पास खड़े थे। रोहित अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़े हुए था और दाएं हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर शीतल सुई पकड़ रहा था, जिसे अनुराधा ने तैयार किया था। भले ही वह तापमान नियंत्रित कर रही थी, रोहित का हाथ ठंड से हल्का कंपा रहा था। कार्बन फाइबर केबल सुई से जुड़ा हुआ खिड़की से बाहर गिर रहा था और नीचे अजय पांडे उसे दोनों हाथों से पकड़ रहा था। तीनों चौथी मंजिल की खिड़कियों की ओर देख रहे थे, क्योंकि अर्णव ने कहा था कि वह ज़ॉम्बी को खिड़की तक लाएगा, लेकिन यह तय करना असंभव था कि कौन सी खिड़की। वहां अनुराधा ने अचानक कुछ देखा और अपनी शुद्ध हाथ से रोहित को इशारा किया। समझ गया। रोहित ने सिर हिलाया और जल्दी से शीतल सुई को धनुष पर रखा, पेशेवर निशानेबाजी की मुद्रा में खड़ा हो गया। अनुराधा ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर खिड़की से बाहर छलांग लगाई, हमला करने की तैयारी में। जितना दूर लक्ष्य, उतना अधिक मना खर्च करना पड़ता, क्योंकि उसके पास मानसिक शक्ति नहीं थी। रोहित ने लक्ष्य पर एक पल नजर दौड़ाई और अनुराधा को हवा में तैरते हुए देखा, जैसे कोई अमर बर्फ की परी। आखिरकार उसने सिर हिलाया और पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। मत हिलो, उसने आंखें संकीर्ण करते हुए फुसफुसाया। कुछ मीटर दूर रोहित ने अजीब नीले ज़ॉम्बी की पीठ को देखा, जैसा कि मिंग शुई शुई ने बताया था, और अर्णव की झलक भी मिली, जो तलवारों की लगातार टकराहट में उलझा हुआ था। समझ गया, रोहित ने फिर फुसफुसाया और उसकी आंखों में ठंडक चमकी। वह धनुष की तान छोड़कर शीतल सुई को तीर में बदल दिया। तुरंत ही वह अपने लक्ष्य को छू गया। धड़ाक। पहले ही पल में जब बर्फ की सुई धनुष से छूटी, तो उसकी हवा की चीरती आवाज अर्णव शर्मा के कानों तक पहुंची। तुरंत ही उसने पूरी ताकत से विकसित ज़ॉम्बी की धारदार भुजाओं को नीचे दबाया। पिछली बार की तरह इसे हवा में उछालने की बजाय इस बार उसका लक्ष्य था कि प्राणी को स्थिर रखे, कोई भी हलचल न कर सके। बर्फ की सुई जो तीर की तरह चली, सीधे विकसित ज़ॉम्बी के पीठ में धंस गई और इतनी आसानी से उसके शरीर से होकर निकल गई कि सिरा उसके सीने के क्षेत्र में प्रोट्रूड कर गया। गर्ज। एक अजीब सी दहाड़ निकली, जैसे घायल शेर की दहाड़, विकसित ज़ॉम्बी के मुंह से। उसकी हरी आंखें फैल गईं और वह अपने आप को उस अजीब वस्तु से मुक्त करने के लिए तड़पने लगा। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि शांगुआन बिंग शुए की बनाई बर्फ की सुई इस तरह से बनी थी कि इसे आसानी से शरीर में घुसाया जा सकता था, लेकिन निकालना लगभग असंभव था, क्योंकि इसकी उल्टी दिशा में छोटी तेज कांटे उभरे हुए थे। विकसित ज़ॉम्बी को एहसास हुआ कि उसकी मौत का खतरा वास्तविक है। वह तड़पने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। सड़े हुए मांस और सूखे खून की गंध अर्णव के नाक में घुस गई। स्पष्ट रूप से विकसित ज़ॉम्बी ने पिछले कुछ दिनों में अन्य प्राणियों और इंसानों का धीरे धीरे आनंद लिया था, लेकिन भले ही गंध बदसूरत थी, उसने दांत पीसकर सांस रोक ली और प्राणी को खिड़की के पास मजबूती से पकड़ रखा। लियांग पांडे, केबल खींचो। अपनी पूरी ताकत से अर्णव ने जोर से चिल्लाया। छात्रावास की लड़कियां थोड़ी चौंक गईं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक अकेला नहीं था। फिर से एक गहरी आवाज चारों ओर गूंजी। मैं कर रहा हूं। तुरंत ही बाहर से युद्ध की दहाड़ के साथ विकसित ज़ॉम्बी अचानक दर्द में दहाड़ा। सुई उसके शरीर में और भी गहराई से धंस गई, क्योंकि कार्बन फाइबर केबल जबरदस्त ताकत से खींची गई थी। लियांग पांडे की अपार ताकत से विकसित ज़ॉम्बी चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर उछल पड़ा और जमीन की ओर गिरने लगा। तुम लोग दरवाजे से दूर रहो और यहीं रुको। पीछे मुड़े बिना अर्णव ने यह कहा और खिड़की से कूदते हुए एक पैर से खुद को आगे धकेला। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से बिस्तरों को दरवाजे की ओर खिसकाया, ताकि किसी खतरे की घड़ी में समय खरीदा जा सके।
कई दिन बिना अच्छे भोजन के बिताने के बाद उन्होंने अपने अंदर से अजीब ताकत खींची बाहर की ओर। जा आ, लियांग पांडे ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, जैसे उसके शरीर की मांसपेशियां सामान्य आकार की दुगनी हो गई हों। नरक में जाओ। नीले रंग का ज़ॉम्बी नीचे गिरता हुआ देख लियांग पांडे ने अपनी विशाल हथौड़ी उठाई और पीछे से पूरे शरीर के बल से आगे की ओर झटका मारा। चारों ओर की हवा ठहरी हुई प्रतीत हुई ताकत की वजह से, और विकसित ज़ॉम्बी दर्द में तड़पते हुए हवा में लड़खड़ा रहा था। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाया, इसलिए उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। धड़ाक। संक्रमित प्राणी को जोर से मारा गया और उसका गिरता हुआ शरीर, जो पहले वक्र में था, अब सीधे लाइन में उड़ गया जैसे कोई उल्का। धड़ाक। ज़ॉम्बी का शरीर पास की इमारत की दीवार से टकराया और मलबे का ढेर उसके ऊपर गिर पड़ा। फू। अंततः इतना तो नहीं था, है ना? लियांग पांडे ने कुछ मीटर दूर खड़ी शांगवान बिंगशुए को देखा और आराम महसूस किया। हथौड़ी के शक्तिशाली प्रहार और उसकी ताकत पूरी इमारत गिराने के लिए पर्याप्त थी। लियांग पांडे नहीं मान सकता था कि इतना पतला शरीर वाला प्राणी इतनी ताकत के प्रहार के बाद जीवित बच सकता है। मूर्ख, अभी भी मरा नहीं है। अर्णव ने जमीन पर गिरते ही जोर से चिल्लाया और तुरंत अपनी पूरी गति से दौड़ शुरू की। स्फूश। अचानक धूल का बादल पूरी तरह खुल गया और मलबा बिजली की गति से कतरनों में कट गया। लियांग पांडे के प्रतिक्रिया देने से पहले विकसित ज़ॉम्बी तेजी से आगे बढ़ा और अपनी बची हुई धारदार भुजा उठाकर नीचे काटने के लिए झुक गया। लियांग पांडे का चेहरा कार्टून की भूत जैसी सफेद हो गया। हरी आंखें और खून भरी दृष्टि उसे घूर रही थी। उसका आखिरी विचार यह था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वास्तव में होना यही चाहिए था। सौभाग्य से शांगवान बिंगशुए ने ऐसा नहीं सोचा कि पहले ऑर्डर के विशाल प्राणी जैसी शक्ति वाला प्राणी इतनी आसानी से मर जाएगा, भले ही तर्क कह रहा हो कि ऐसा होना असंभव है। आइस वॉल। शांगवान बिंगशुए की तेज आवाज गूंजी और 1 सेकंड से भी कम में 1 मीटर मोटी बर्फ की दीवार लियांग पांडे और विकसित ज़ॉम्बी के बीच खड़ी हो गई और प्राणी को मारने से रोक दिया। एक फाड़ती हुई आवाज पास की सभी इमारतों में गूंजी जब विकसित ज़ॉम्बी की तलवार बर्फ की मोटी दीवार से टकराई, जैसे वह मुलायम कपड़े की हो। आइस बुलेट्स। शांगवान बिंगशुए की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसकी सुरक्षा दीवार इतनी आसानी से टूट गई और उसने जल्दी से अपनी वर्तमान मना का चौथाई खर्च करते हुए 20 छोटी बर्फ की गोलियां बनाई और उन्हें आगे फेंक दिया। बर्फ की गोलियां असली गोलियों जैसी लग रही थी। इतनी तेज गति से आगे बढ़ी कि नग्न आंखों से ट्रैक करना मुश्किल था। लेकिन शांगवान बिंगशुए की निराशा के अनुसार विकसित ज़ॉम्बी की हरी आंखें चमकी और गोलियां उसी अजीब ऊर्जा बाधा से भटक गईं जिसने अर्णव के रक्त श्रृंखलाओं और भाले को रोका था। बर्फ की गोलियों का अजीब ऊर्जा बाधा से टकराने का ध्वनि छोटे लोहे की गोलियों के स्टील प्लेट से टकराने जैसी थी और 1 सेकंड बाद सभी गोलियां जमीन पर पिघल गईं। स्फूश, स्फूश, स्फूश। हवा गरजी और विकसित ज़ॉम्बी ने तुरंत अपने शरीर को घुमाया और अपनी केवल बची हुई भुजा से काटना शुरू किया। पहली भुजा अर्णव के लगातार हमलों और लियांग पांडे के प्रहार से पहले ही टूट चुकी थी। 1 सेकंड के भीतर प्राणी ने 3 अलग अलग वार किए, यह दिखाते हुए कि भले ही वह घायल था, उसकी गति अब भी डरावनी और भयानक थी। धड़ाक, धड़ाक, धड़ाक। 3 धात्विक आवाजों के बाद 3 तीर ज़ॉम्बी के पास जमीन पर गिरे। विकसित ज़ॉम्बी ने दूर खड़ी इमारत की ओर देखा और उसकी आंखें भयानक चमकी और उसने घूरते हुए रोहित को देखा, जो इस शक्ति को देखकर स्तब्ध रह गया। वास्तव में केवल रोहित ही नहीं, शांगवान बिंगशुए और लियांग पांडे भी चौंक गए और डर गए जब उन्होंने महसूस किया कि अर्णव शर्मा ने पहले इस प्राणी से लड़ने से क्यों इनकार किया था। क्या यह पहली ऑर्डर का प्राणी था? नीले रंग का ज़ॉम्बी अत्यंत शक्तिशाली था। केवल 2 सेकंड में उसने इतनी शक्ति दिखाई कि यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी उसे आसानी से नहीं रोक सकता। अनुराधा गुप्ता, अजय पांडे और रोहित का नीले रंग के ज़ॉम्बी के सामने का सामना बहुत ही संक्षिप्त रहा, कुल मिलाकर केवल 2-3 सेकंड। लेकिन उन 2-3 सेकंड में ही वे समझ चुके थे कि सामने जो दुश्मन खड़ा है वह कितना शक्तिशाली है। दरअसल केवल अजय पांडे ही उस अजीब ज़ॉम्बी को एक बार सफलतापूर्वक हिट कर पाए थे और इसका कारण केवल यही था कि ज़ॉम्बी हवा में था और अपनी रक्षा करने में असमर्थ था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये केवल कुछ सेकंड थे, लेकिन इतने कम समय में ही उस समूह के सबसे शक्तिशाली विकसित योद्धाओं में से एक का जीवन खतरे में पड़ गया था। बहुत शक्तिशाली और डरावना, यही तीनों का सामान्य विचार था। स्फूश। नीले रंग का ज़ॉम्बी अर्णव शर्मा की ओर दौड़ता देख तुरंत भागने लगा। स्पष्ट रूप से संक्रमित प्राणी जानता था कि उसके सामने सामना करना खतरनाक होगा, इसलिए उसने भागने का अवसर पकड़ने की कोशिश की। रुको, हम इसे अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, अर्णव ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी गति की सीमा बढ़ा दी। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ स्टेटस पॉइंट्स बचे थे जिन्हें वह कभी भी अपनी फुर्ती में जोड़ सकता था, परंतु जब तक बेहद जरूरी न हो वह उन्हें इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करना चाहता था। भागने की कोशिश कर रहा विकसित ज़ॉम्बी अनुराधा गुप्ता की ओर दौड़ रहा था। जब वह उसके सामने पहुंचा और देखा कि वह रास्ता रोक रही है, प्राणी ने अजीब दहाड़ लगाई और अपनी ब्लेड से नीचे की ओर वार किया। रोहित का चेहरा देखकर सफेद पड़ गया और उसके पैर कमजोर पड़ गए जब उसने महसूस किया कि न केवल उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था, बल्कि वह बस खड़ा रहकर देख सकता था कि उसकी प्रिय की जिंदगी खतरे में है। यहाँ तक कि अर्णव शर्मा, जो समूह में सबसे तेज था, इतनी कम दूरी इतनी जल्दी तय करने में सक्षम नहीं था। उसे कम से कम 1-2 सेकंड और चाहिए थे।
लेकिन सभी ने देखा कि अनुराधा गुप्ता का सुंदर शरीर दो हिस्सों में नहीं कटा। धड़ाक। धातु के टकराने की आवाज के बाद सभी ने देखा कि बर्फ की सुंदरता ने सिर के स्तर तक एक छोटा घुमावदार खंजर उठाया। विकसित ज़ॉम्बी की ब्लेड बड़ी थी, लेकिन अनुराधा ने वास्तव में इतनी छोटी ब्लेड वाली हथियार से उसका हमला रोका, और उसके पकड़ और चेहरे की ठंडी अभिव्यक्ति से एक मूर्ख भी समझ सकता था कि यह कोई संयोग नहीं था, वह निश्चित रूप से निपुण और प्रशिक्षित व्यक्ति थी। शानदार। अनुराधा, इसे वहीं रोके रखो, अर्णव जोर से तारीफ करते हुए चिल्लाया। अगले ही पल वह ज़ॉम्बी की पीठ की ओर पहुंचा और जल्दी से अपनी तलवार ऊंची उठाकर एक तिरछा वार किया। विकसित ज़ॉम्बी ने अर्णव के हमले को रोकने के लिए अपना शरीर घुमाया, लेकिन अनुराधा ने उसे अपनी मर्ज के अनुसार खड़े रहने के लिए मजबूर किया। ज़ॉम्बी की ताकत इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए उसे पीछे हटना नहीं पड़ा और वह करीबी लड़ाई में भी स्थिर रही। स्लैश। अंतिम क्षण में और सिर कटने से ठीक पहले विकसित ज़ॉम्बी ने अपने शरीर को अजीब कोण पर झुका दिया, जिससे अर्णव का वार चूक गया। हालांकि प्राणी बिल्कुल भी बिना चोट के नहीं बचा। यौल। एक उच्च स्वर की चीख विकसित ज़ॉम्बी के मुंह से अनियंत्रित निकल गई। बायां हाथ पूरी तरह कट गया और कुछ पसलियां भी हट गई। खून अनवरत फव्वारे की तरह बहने लगा। उसके विकृत चेहरे से स्पष्ट था कि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं था, इसे दर्द और मौत का भय महसूस हो रहा था। अनुराधा ने मौके का फायदा उठाया और अपने फ्री हाथ से अपनी पूरी मना खर्च कर बर्फ की तलवार बनाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसे ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया घूम रही हो। फिर भी उसने अपने होठों को काटा और खून निकलने दिया और तलवार से आगे बढ़ी। पूरी मना से बनाई गई बर्फ की तलवार आसानी से विकसित ज़ॉम्बी के शरीर में घुस गई। प्राणी का पेट फट गया और वह अंदर से जमने लगा, जिससे उसकी गति बेहद धीमी हो गई। जानवर ने जोर से दहाड़ लगाई और छूटने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी अंतिम लड़ाई थी। अर्णव ने पिछले हमले की गति का फायदा उठाते हुए पूर्ण घुमाव लिया और एक क्षैतिज वार किया। इस बार अनुराधा के समर्थन के कारण विकसित ज़ॉम्बी के पास न तो बचने की शक्ति थी और न ही सौभाग्य। ज़ॉम्बी का सिर ऊपर उठा और फिर जमीन पर गिरकर 2-3 बार लुढ़क गया। कुछ ही समय बाद अब सिरविहीन प्राणी का शरीर गिर पड़ा और काले रंग का खून अनियंत्रित रूप से बाहर बहने लगा, जमीन को कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से रंगने लगा। ज़ॉम्बी के शरीर से 4 ऊर्जा के गोले बाहर निकले और प्रत्येक गोला प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में समा गया। रोहित और अजय के गोले समान थे, अनुराधा का 2-3 गुना चमकीला और अर्णव का उनके कई गुना। रोहित ने अंततः राहत की सांस ली और उसका दिल जो लगता था मुंह से बाहर निकलने वाला था, शांत हुआ। अजय अभी भी जमे हुए थे, शायद प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। यह स्वाभाविक था क्योंकि पूरी लड़ाई 5 सेकंड से भी कम समय में हुई थी और यदि उनके साथियों की समय पर मदद नहीं आई होती तो उनकी जिंदगी खतरे में होती। अनुराधा अभी भी युद्ध मोड में लगी रही, खंजर को मजबूती से पकड़कर। यह खंजर वही सामान्य ग्रेड का खंजर था जो अर्णव ने उसे पहले दिया था। उसका छाती तेजी से उठती और गिरती रही, आंखें चौड़ी और पीली पड़ चुकी। दूसरी ओर अर्णव शर्मा ने अंततः अपनी तनाकसी मांसपेशियों को आराम दिया और चुपचाप राहत की सांस छोड़ी। यद्यपि यह सच था कि लड़ाई के दौरान वह श्रेष्ठ था, परंतु वास्तविकता यह थी कि उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रही। सबसे छोटी गलती उसके लिए अंतिम मृत्यु हो सकती थी। खांस। अपने ब्लड मैनिपुलेशन कौशल को निष्क्रिय करने और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना बंद करने के बाद अर्णव ने एक हाथ से मुंह ढका और हथेली में ताजा खून थूक दिया। हाय, अनुराधा ने आखिरकार होश में आकर समझा कि विजय उनके पक्ष में थी। लेकिन जब उसने देखा कि खून उसके उंगलियों के फासले से निकल रहा है तो उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं। अर्णव ने दांत पीसते हुए अपने रक्तवाहिकाओं के दर्द को सहा और शांत आंखों से अनुराधा की नीली आंखों में देखा। उसने अपनी उंगली के पीछे से मुंह का खून साफ किया और गंभीरता से कहा, अब तुम और मैं बराबर हैं। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। अरे माफ करना, मैंने सुना ही नहीं। अनुराधा गुप्ता ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए थोड़ा आगे झुककर देखा। वह यह नाटक नहीं कर रही थी कि उसने कुछ नहीं सुना, असली बात यह थी कि उसने सच में नहीं सुना। क्योंकि अर्णव शर्मा ने अपने दर्द के कारण बहुत ही धीमी आवाज में बोला था और अनुराधा खुद मानसिक थकावट में थी क्योंकि उसने अपनी पूरी मना अचानक खो दी थी। इसलिए जो कहना था और जो सुनना था उसमें असमंजस हो गया। अर्णव शर्मा ने उसे एक पल तक देखा और फिर सिर हिलाते हुए शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। असल में उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। अनुराधा शायद यह पहले ही जान चुकी थी, इतनी होशियार लड़की होने के नाते। वैसे तुम ठीक तो हो? अनुराधा ने पिछले मामले को छोड़ दिया और उसके हाथ से टपकते खून की ओर इशारा किया। फिक्र मत करो, यह बड़ी बात नहीं है। अर्णव ने हाथ हिलाया और ऐसा किया मानो कुछ हुआ ही नहीं। असल में केवल रक्तवाहिकाओं से महसूस हो रहा दर्द छोड़कर अगर वह 1-2 दिन तक अपने रक्त प्रवाह को मजबूर न करे तो वह पूरी तरह ठीक रहेगा। समझ गई। अनुराधा ने सिर हिलाया और ज्यादा सवाल नहीं किया। अरे तुम दोनों। रोहित उस समय पास आया और दोनों की ओर देखा। तुम दोनों ठीक हो? अर्णव ने उसकी ओर देखा और जब उसने अनुराधा पर उसकी नजरें टिकते देखी तो मुस्कुरा ही दिया। यह व्यक्ति काफी स्पष्ट है। हालांकि रोहित दोनों से पूछ रहा था, वह केवल शिष्टाचार और टीम की वजह से पूछ रहा था। लेकिन अर्णव देख सकता था कि इस हैंडसम धनुर्धर की असली चिंता बर्फ जैसी सुंदर लड़की की तरफ थी। मेरी मना खत्म होने के अलावा मेरे साथ पूरी तरह सब ठीक है। अनुराधा ने धीरे से सिर हिलाया और फिर से अर्णव के हाथ पर लाल खून को देखते हुए भौहें चढ़ाई। मैं भी ठीक हूँ। अर्णव ने वही जवाब दिया और उनका ध्यान हटाकर अजय पांडे की ओर देखा। अरे बड़े भाई,
तुम ठीक हो? अजय पांडे, जो खड़ा था जैसे जम गया हो, अर्णव के शब्दों पर जैसे होश में आया। उसने सभी को देखा और फिर अनुराधा की ओर जटिल भावों के साथ देखा। अंत में हथौड़े वाले ने एक आह भरी और बिना कुछ कहे चले गए। स्पष्ट है कि पिछली लड़ाई उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली रही थी, और इससे भी ज्यादा यह देखकर कि वह मौत के कितने करीब था और विकसित ज़ॉम्बी के सामने कितना असहाय था। जगह में तीनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए चुप रही। आखिरकार कुछ ऐसा समय बीत गया जैसे अनिश्चित शून्यता हो। रोहित ने अर्णव की ओर देखा, जो वहां सहज खड़ा था जैसे कुछ विचार कर रहा हो, और पूछा, अर्णव, पहले वाला विशाल कीड़ा, क्या तुमने वास्तव में अकेले ही उसे हरा दिया? हाँ। हालांकि तब और मुश्किल था। वह कीड़ा मजबूत था और मैं तब कमजोर था, अर्णव ने हल्के स्वर में जवाब दिया और दीवार से टिका अपनी रेटिना में हरे अक्षरों में संदेश पढ़ने लगा, जिसे केवल वह देख सकता था। उसके सहज शब्दों को सुनकर, यह जानकर कि विशाल हाथी कीड़ा मृत ज़ॉम्बी से भी भयानक था, और अर्णव की 3 दिन पहले की हालत को याद करते हुए रोहित अपनी आंखों में कड़वाहट और जलन के साथ एक आह नहीं रोक सका। रोहित हमेशा से ही उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में सराहा गया था। चाहे ग्रेड, खेल, व्यवहार, व्यक्तित्व, रूपरंग या स्थिति, रोहित के पास सब कुछ था। सोल रिकॉर्ड पृथ्वी पर आने से पहले रोहित को यह भी नहीं पता था कि इस दुनिया में अर्णव शर्मा नाम का कोई है। पर यह भी स्वाभाविक था, आखिरकार अर्णव शर्मा नाम का व्यक्ति कुछ खास नहीं था। एक तीसरे वर्ष का छात्र, जिसे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जरूरी ग्रेड ही मिले थे, मध्यम वर्गीय परिवार से, एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कर्मचारी, जो ब्लैकस्मिथ का काम भी करता था और जिसकी शक्ल साधारण थी। अर्णव के पास भी कोई करीबी नहीं था, जबकि रोहित हमेशा तरह तरह के लोगों से घिरा रहता था, जैसे चांद के चारों ओर तारे। दोनों के बीच का अंतर गहरा था, जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच। लेकिन अब सोल रिकॉर्ड के आने के बाद रोहित ने महसूस किया कि दिखावे और पृष्ठभूमि को छोड़कर भी अर्णव बहुत ही श्रेष्ठ है। यह कुछ ऐसा था जो वह पहले जानता था, पर अनजाने में नजरअंदाज कर देता था या स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन आज की क्याओ लोंग के खिलाफ लड़ाई और विकसित ज़ॉम्बी के अंतिम मुकाबले के बाद रोहित ने आखिरकार वास्तविकता स्वीकार की। सच में दुनिया बदल चुकी थी और अतीत केवल अतीत था। अनुराधा ने अपने बचपन के मित्र की ओर देखा, जो कड़वाहट और उदासी के साथ, पर थोड़ी राहत के साथ भी लग रहा था, यह न जानकर कि वह क्या सोच रहा है। अंत में उसने जो पहला विचार आया वह बोल दिया, रोहित। वह शॉट बहुत अच्छा था। रोहित ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, उसके चेहरे के हर विवरण को याद करने की कोशिश करते हुए। अंत में वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, हाँ, अच्छा था। और कुछ कहे बिना अनुराधा ने अर्णव की ओर देखा और भौहें चढ़ाई, यह देखकर कि वह अभी भी पूरी तरह परिवेश को नजरअंदाज करता दिख रहा है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह अभी खुद से कम आवाज में बात कर रहा है। क्या यह व्यक्ति पागल हो गया है? अनुराधा ने यह विचार आते ही तुरंत उसे खारिज कर दिया। अंत में उसने ज़ॉम्बी के शरीर के पास पड़े ऑर्ब्स की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखकर बोली, अर्णव, तुम सच में ठीक हो? अरे, अर्णव ने पलकें झपकाईं और दोनों को खाली नजरों से देखा। वह स्वाभाविक रूप से पागल नहीं हुआ था। वह अभी ललित से यह चर्चा कर रहा था कि आगे क्या करना है, और इतनी उत्साहित हो गया कि अनुराधा और रोहित की मौजूदगी ही भूल गया। वास्तव में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी भूल गई थी। अनुराधा ने उसे कुछ पल देखा और उसके उलझे चेहरे पर सिर हिलाया। अंत में उसने जमीन की ओर इशारा किया और बेपरवाह स्वर में कहा, हम इन चीजों के साथ क्या करें? मेरा मतलब है बांटने का। अर्णव ने उस स्थान की ओर देखा जहां अनुराधा ने इशारा किया, और वहां पड़े चमकते ऑर्ब्स को देखकर लगभग जोर से चिल्ला दिया। एक लाल ऑर्ब, सामान्य ग्रेड खजाने के बराबर, एक नारंगी ऑर्ब, दुर्लभ ग्रेड खजाने के बराबर, और एक पीला ऑर्ब, जादुई ग्रेड खजाने के बराबर। 3 ऑर्ब्स जो खजानों से भरे हुए थे, क्योंकि अजय पांडे थोड़े निराश होकर चले गए थे और जाहिर तौर पर उनके मन में कई बातें चल रही थी, इसलिए वहां केवल 3 लोग ही बच गए थे, ठीक वही संख्या जितनी विकसित ज़ॉम्बी ने इस बार ऑर्ब्स छोड़ी थी। इससे चीजें आसान हो गईं, क्योंकि अन्यथा लूट बांटने की प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल होता। हालांकि यह संभव था कि अजय पांडे अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे ताकि उन्हें कर्ज महसूस न हो, पर यह निश्चित नहीं था कि ऐसा सच में होगा। आखिरकार मानव हृदय अनिश्चित होता है। इसके अलावा अर्णव शर्मा यह नहीं जानते थे कि अनुराधा गुप्ता और रोहित को ऑर्ब्स के अस्तित्व और उनके रंगों के अनुसार वितरण के बारे में पता था या नहीं। तो फिर इसका फायदा उठाना ठीक रहेगा, है ना? हालांकि यह केवल एक क्षणिक विचार था, क्योंकि अर्णव शर्मा जानते थे कि सामने वाले 2 लोगों को धोखा देना आसान नहीं होगा। रोहित और अनुराधा गुप्ता दोनों बेहद होशियार थे, खासकर अनुराधा, जो केवल होशियार ही नहीं बल्कि एक चालाक लोमड़ी जैसी भी थी। असल में जब उन्होंने अनुराधा को देखा तो वह भी उनकी ओर देख रही थी। मुझे पीला रंग पसंद है, अर्णव शर्मा ने अचानक कहा। रोहित और अनुराधा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, फिर अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी पीला बहुत पसंद है। अर्णव शर्मा पहले ही उसकी चालाक मुस्कान के आदी हो चुके थे। उन्होंने उसे दोस्ताना मुस्कान दी और बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी योगदान सबसे ज्यादा है, लगता है मुझे बेहिचक पीला ऑर्ब ले लेना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चालाकी का खेल खेलना चाहती हो? तुम अभी भी बहुत जवान हो। अर्णव ने मन ही मन सोचा। असल में अनुराधा गुप्ता की मुस्कान एक पलक झपकते ही गायब हो गई और उसने हमेशा की तरह निष्पक्ष नजरों से उनकी ओर देखा, साथ ही चुपचाप जीभ चटाई और कुछ बोली, जो शायद केवल वही समझ सकती थी। और कुछ कहे बिना अर्णव शर्मा ने खुशी से पीला ऑर्ब उठाया।
यह उनका दूसरा पीला ऑर्ब था और इसलिए उनका दूसरा जादुई ग्रेड खजाना, तो वह छुपकर कैसे उत्साहित न हो। ऑर्ब उठाने के बाद अर्णव शर्मा ने अनुराधा और रोहित की ओर देखा और धीरे धीरे समझाया, लाल ऑर्ब में सामान्य ग्रेड खजाना है और नारंगी ऑर्ब में दुर्लभ ग्रेड खजाना। हालांकि यह काफी स्पष्ट है, सामान्य खजाना दुर्लभ खजाने से कमजोर है। फिर भी दोनों अच्छी चीजें हैं, आप दोनों तय करो कि किसको क्या चाहिए। अर्णव की व्याख्या सुनकर और कुछ पल चुप रहने के बाद रोहित ने अनुराधा की ओर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, अनुराधा, तुम दुर्लभ खजाना ले लो। मैं लड़ाई के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और तुम्हारे बनाए आइस स्टेक को छोड़कर मेरी हिस्सेदारी भी अजय की तुलना में कम है। कम से कम उसने उस जीव की एक ब्लेड तो तोड़ दी। अनुराधा ने औपचारिकता नहीं दिखाई और केवल सिर हिलाया। किसी बिंदु पर उसका और अर्णव का मुख्य लक्ष्य समान था, जीना। जीवित रहने और फिर किसी अजीब प्राणी द्वारा खाए जाने से बचने के लिए उसे शक्ति की जरूरत थी और खजाने निस्संदेह ऐसी शक्ति पाने का एक अच्छा तरीका थे। भले ही यह बाहरी शक्ति हो, खजाने उन्हें अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने में मदद कर सकते थे, जिससे वह अधिक शुद्ध आत्मा शक्ति अवशोषित कर सके। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी अपनी जीत की लूट को रखा ताकि बाद में देख सके और अध्ययन कर सके। चलो महिला छात्रावास की जांच शुरू करें, अर्णव शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है वहाँ कुछ अजीब है। अनुराधा ने उन्हें अजीब नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और बेरहमी से सिर हिलाया, फिर पास की इमारत की ओर चल दी। बचे हुए लोग पास की इमारत में विवेक तिवारी, प्रिया वर्मा और सुमित गुप्ता की सुरक्षा में रह गए। हालांकि इन तीनों के पास खजाने स्तर के हथियार नहीं थे। किसी भी लोहे की पाइप या लकड़ी की छड़ी से ज़ॉम्बी को निपटना आसान था क्योंकि उनके पास कम से कम सामान्य इंसान से 2-3 गुना अधिक कौशल और आंकड़े थे। महिला छात्रावास की सावधानीपूर्वक जांच की गई और जिम्मेदार लोग अर्णव शर्मा, रोहित, अनुराधा गुप्ता और अजय पांडे थे, जो पहले से ही अपने नकारात्मक विचारों से थोड़ा उबर चुके थे। निचली और दूसरी मंजिल पर जीवन के कोई संकेत नहीं थे। दोनों मंजिलों को ज़ॉम्बी या पहले क्याओ लोंग ने साफ कर दिया था। तीसरी मंजिल पर लगभग 30 महिला छात्राएं जीवित पाई गईं। हालांकि सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह थी कि चौथी मंजिल पर 100 से अधिक महिला छात्राएं जीवित थीं। हालांकि वे सभी कमजोर थी और कुछ मानसिक रूप से थोड़े प्रभावित लग रहे थे, कम से कम वे जीवित थी और जिंदा रहने का मौका था, जबकि जो लोग खाए जा चुके थे उनके लिए यह संभव नहीं था। चौथी मंजिल के एक कमरे में अनुराधा, सोनाली पटेल अनुराधा की बाहों में कूद गई और बड़ी लड़कियों की तरह रोने लगी, अपने सारे दुख निकालते हुए जैसे कि किसी बड़े व्यक्ति ने उसे परेशान किया हो। सोनाली अपनी ग्रुप की सहारा बनी हुई थी क्योंकि नीता अग्रवाल और आरती मिश्रा को मानसिक समर्थन की लगातार जरूरत थी ताकि वे उस मानसिक दबाव और भूख को सह सकें जो उन्हें पागल कर सकता था। आखिरकार इतनी अचानक रातों रात बदलाव से गुजरना आसान नहीं था। वहीं रीमा सेन आमतौर पर शांत रहती थी और यह जानना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी या ठीक थी या नहीं। इसलिए सोनाली ने अकेले ही सहारा बनने का काम लिया जब तक कि वह अपनी दोस्तों को आंखों के सामने मरते नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा, अनुराधा ने लड़की की पीठ हल्के से सहलाते हुए मुंह आ भरी। केवल सोनाली ही नहीं, अनुराधा को भी नीता और आरती के कारण घेर लिया गया था, इसलिए उसे अपने दोस्तों को शांत करने के लिए समय लेना पड़ा। भले ही वे केवल 3 या 4 साल पहले मिले थे, वे बहुत करीब हो गए थे और अनुराधा वास्तव में खुश थी कि वे सुरक्षित हैं। राहुल, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, रोहित ने खड़ी सुंदरता की ओर देखा और आह भरी। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता तो तुम्हारे पिता और दादा बाद में पागल हो जाते। सभी का शुक्रिया जो समय पर आए, राहुल ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। भले ही वह लगभग 1 सप्ताह तक ठीक से नहीं खा सके, उसकी कपड़े साफ थे और शरीर की खुशबू गुलाब जैसी थी, छात्रावास में नहाने के कारण। हर दिन लड़कियां बहुत सावधानी से नहाती थी और गर्म पानी में प्रवेश करते समय शोर नहीं करती थी ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान न जाए। इसलिए कम से कम उस लिहाज से उन्हें आराम था। शुरुआत में वे डर के कारण अनिच्छुक थी, लेकिन भूख, बंदिश और गर्म पानी न मिलने की असुविधा सब कुछ कठिन बना रही थी। इसलिए 2-3 दिन बाद चारों ने तय किया कि अगर वे मरने वाले हैं तो कम से कम एक अपनी पीड़ा कम से कम बाहर निकाल ले। रोहित, अनुराधा गुप्ता और रीमा सेन 3 ऐसे दोस्त थे जो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, उनके परिवारों के रिश्तों की वजह से। तीनों लगभग एक ही उम्र के थे, जिसमें रीमा सेन समूह में सबसे छोटी थी, 1 साल से। पहले रोहित ने कहा था कि अगर रीमा सेन के साथ कुछ हो गया तो उसके पिता और दादा पागल हो जाएंगे। इसका कारण यह था कि वास्तव में उसका दर्जा बिल्कुल सामान्य नहीं था, यहाँ तक कि रोहित के सैनिक परिवार के दर्जे से भी कहीं अधिक। वह वास्तव में वर्तमान चीन के प्रधानमंत्री के पोते की पोती थी, वो जानहोंग की पोती, जिसे पूरे देश के 8 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता था। उसके पिता वो केकियान वर्तमान में बीजिंग शहर के चांगपिंग जिला के मेयर थे, जिसमें कुल 10 इलाके आते थे। रीमा सेन का वो परिवार न केवल पूरे चीन में सबसे डरावने और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली परिवारों में से एक था, बल्कि हाल के वर्षों में उन्होंने सेना में भी प्रवेश करना शुरू किया था क्योंकि रीमा सेन का एक चाचा सेना में तेजी से पदोन्नति पा चुका था। असल में रीमा सेन का दर्जा पहले एक छोटी राजकुमारी जैसा था और यही कारण था कि उसकी ताकतवर पृष्ठभूमि के बावजूद कोई भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, जबकि असंख्य योग्य युवा उसे पाने के लिए उत्सुक थे और जिन्होंने कोशिश की वे बिना किसी को चेतावनी दिए गायब हो गए। यदि चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की सबसे प्यारी पोती को कोई नुकसान पहुंचा, यदि सेना ने इस विपत्ति को पार कर लिया और केंद्रीय सरकार खड़ी रही, तो पूरे देश को वो परिवार के क्रोध से झकझोरना पड़ सकता था।
यहाँ तक कि ज़ॉम्बियों पर न्यूक्लियर हेड्स लॉन्च करना भी असंभव नहीं था। अर्णव शर्मा कई मिनट तक कमरे के बाहर खड़े होकर समूह की दोस्ताना मुलाकात को एक कोने से देख रहे थे। अनुराधा गुप्ता के चारों ओर तीनों लड़कियों के दर्द और राहत के आंसू और मुंह रोने की आवाज। उन्होंने यह सब जटिल भावनाओं के साथ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाकर चुपचाप चले गए। जैसे ही वह कॉरिडोर में चुपचाप चलते गए, जहां उनके कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी, उनके बगल में चल रही खूबसूरत महिला ने सिर झुकाकर जिज्ञासापूर्वक पूछा, क्या हो सकता है कि तुम्हें जलन हो रही हो? हाँ, अर्णव शर्मा ने भौहें उठाते हुए देखा और जवाब में पूछा, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो, खूबसूरत रानी? शर्मिला मत बनो, बस स्वीकार कर लो, लिलिथ ने खेल खेल में कहा और अचानक खुशी से उस पर कूदते हुए बोली, यह खूबसूरत बड़ी बहन तुम्हें खूब बिगाड़ेगी, यहाँ आओ। तुम मुझे छोड़ो, तुम विकृत सुक्कुबस। अगर तुम्हें मेरी जीवन शक्ति चाहिए तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वह खुद को छुड़ाने के लिए धक्का देने लगे। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। सौभाग्य से वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो वे यह मजेदार दृश्य देख सकते थे जिसमें एक युवक कुछ नहीं होते हुए भी पूरी तरह पागल जैसा संघर्ष कर रहा था। सोनाली पटेल के समूह को शांत करने और उन्हें हल्का भोजन खाने देने के बाद अनुराधा गुप्ता रीमा सेन के पास गई, जो बॉक्स में दूध पी रही थी और एक ब्रेड बुन खा रही थी, और उसने दुर्लभ वास्तविक मुस्कान दी। खुश हूं कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो, रीमा। रीमा सेन ने वास्तविक मुस्कान का जवाब दिया और हल्की राहत और थोड़ी जटिल भावनाओं के साथ उसे देखा। हालांकि मुझे पता था कि तुम निश्चित रूप से ठीक हो क्योंकि यह तुम हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूत बन जाओगी। पहले कमरे के प्रवेश द्वार को हल्का सुरक्षित करने के बाद रीमा सेन खिड़की के पास गई और उसने अपनी आंखों से देख लिया कि 4 लोगों का छोटा लेकिन खतरनाक संघर्ष उस अजीब नीले ज़ॉम्बी के खिलाफ कैसे हुआ। उसने देखा कि अनुराधा गुप्ता ने बर्फ को ऐसे बनाया और नियंत्रित किया जैसे वह कोई देवी हो, इसलिए वह थोड़ी ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार जबकि अनुराधा गुप्ता ने खुद को बचाने की शक्ति और क्षमता हासिल कर ली थी, रीमा सेन केवल इस छोटे से कमरे में छिपकर बच सकती थी। अनुराधा गुप्ता को पता था कि उसकी अच्छी दोस्त क्या सोच रही है, लेकिन उसने सिर हिलाया और हल्का आह भरते हुए थोड़े उदास स्वर में समझाया, जो उसकी सामान्य ठंडी और अडिग आवाज से बिल्कुल अलग था, नहीं, दरअसल मुझे सिर्फ भाग्यशाली था। उस समय छोटा अर्णव एक अजीब प्राणी में बदल गया, लेकिन उसके हिलने से पहले वह जमी हुई लग रही थी। मैंने मौका लिया और चाकू से उसे मारा। छोटा अर्णव वास्तव में वह छोटा सफेद खरगोश था जिसे अनुराधा गुप्ता की मां ने उसे दिया था और वह उसे बहुत प्यार करती थी। छोटा अर्णव एक पुराना खरगोश था जो उसके साथ 5 साल से अधिक समय से था, लेकिन मना ने इसे प्रभावित किया और जब उसने महसूस किया कि कुछ गलत है, उसने इसे मार दिया, जिससे उसे आइस मेकर कौशल मिला। समझ गई? इसके लिए माफ करना, रीमा सेन ने अंततः समझा और सहानुभूति के साथ उसे देखा। अपने सबसे अच्छे दोस्त और बचपन की परिचित के रूप में रीमा सेन जानती थी कि छोटा अर्णव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। अनुराधा गुप्ता में इतनी हिम्मत और दृढ़ता थी कि उसने बिना झिझक इसके जीवन को समाप्त कर दिया, जो बहुत कम लोग कर सकते थे। वैसे अनुराधा गुप्ता के हल्के मूड को बदलने और यह सवाल पूछने के लिए रीमा सेन ने आसपास देखा और भ्रमित होकर पूछा, वह लड़का जिसने पहले तलवार और काले कोट पहना था तुम्हारे साथ नहीं है? वह दाढ़ी वाले आदमी और उस बड़े हथौड़े वाले के साथ चला गया? उसका सवाल सुनकर सोनाली, नीता और आरती ने अनुराधा और रोहित की ओर देखा और जवाब की प्रतीक्षा की। क्योंकि अर्णव शर्मा कमरे के बाहर एक कोने में थे, चारों लड़कियों ने उन्हें नहीं देखा और सोचा कि वह कोई अन्य काम कर रहे होंगे, जबकि यह सच था कि उन्हें अपने दोस्तों को देखकर खुशी हुई, खासकर रीमा सेन को, क्योंकि वे बचपन से दोस्त थी। और यह सच था कि वे यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि रोहित और अनुराधा गुप्ता अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। फिर भी चारों में सबसे गहरा प्रभाव उस व्यक्ति ने छोड़ा जो बिना किसी को खबर दिए छात्रावास में घुसकर यहाँ आया। यह विशेष रूप से रीमा सेन के लिए सच था। उसने देखा कि अर्णव शर्मा ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उस नीले ज़ॉम्बी के खिलाफ ऊपर से लड़ सकते थे, इसलिए उसकी छवि में उनकी सबसे बड़ी छाप बनी। इसलिए उन्हें यहाँ न देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गई। उसकी ताकत को देखते हुए वह निश्चित रूप से नेताओं में से एक होना चाहिए था, लेकिन वह फिर कहाँ था? वह अब जब तुमने कहा, रोहित ने चकित होकर चारों ओर देखा और कहा, क्या वह कुछ मिनट पहले हमारे पीछे नहीं था? अचानक वह कैसे गायब हो गया? अनुराधा गुप्ता भी बोल नहीं सकी। चारों ओर देखकर और उसे कहीं नहीं पाकर उसने दांत पीसते हुए कम आवाज में शिकायत की, यह व्यक्ति, वह वाकई एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है। हमने सबने साथ चलने का वादा नहीं किया था क्या? ओह, रीमा सेन कुछ आश्चर्यचकित नजर आई और जिज्ञासापूर्वक पूछी, ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत घनिष्ठ समूह नहीं है। खैर, ऐसा नहीं है कि हम बुरे से नहीं निभाते, रोहित ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस वह थोड़ा अलग है। वह आमतौर पर एक कोने में अकेला रहता है और किसी से ज्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं लगता, इसलिए उसके करीब पहुंचना मुश्किल है। यहाँ तक कि हमारी राजकुमारी अनुराधा गुप्ता के सामने भी वह आदमी दूर रह सकता है, रीमा सेन ने मजाक में कहा। दोनों अपने अपने तरीके से खूबसूरत थी, बस उनकी खूबसूरती अलग थी। अगर अनुराधा गुप्ता एक सुंदर बर्फ की देवी जैसी थी जो शुद्ध और दूरस्थ लगती थी, तो रीमा सेन एक सुंदर उत्साही देवी जैसी थी जिसमें अधिक खेलपूर्ण और कोमल रवैया था। अनुराधा गुप्ता को पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में नंबर 1 खूबसूरती का दर्जा मिला था, जबकि रीमा सेन को दूसरा।
हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि अनुराधा गुप्ता के अधिक अनुयायी और चाहने वाले थे, लेकिन रीमा सेन को भी असंख्य पुरुषों ने पसंद किया जो उसे अधिक सुंदर मानते थे। यह रोहित ने अनुराधा गुप्ता की ओर देखा और संकोच से कहा, असल में वह अनुराधा को किसी खास तरीके से नहीं देखता। शायद उसका कोई प्रेमिका है, या शायद वह आकर्षित नहीं होता। आखिरकार पूरी दुनिया बदलने से पहले वह हमारे लिए अज्ञात व्यक्ति था, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम कौन जाने, रीमा सेन ने रहस्यमय मुस्कान दी और आगे सवाल नहीं किया। हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए। अनुराधा गुप्ता ने थकान भरी आह भरी और बिना जवाब की प्रतीक्षा किए बाहर की ओर बढ़ गई। उसे अभी भी याद था कि अर्णव शर्मा ने कहा था कि उसे शक था कि इस इमारत में कुछ अजीब हो सकता है। यही कारण था कि वे सभी पहले साथ चलने के लिए सहमत हुए थे, और फिर वह अचानक गायब हो गया। रोहित और चारों दोस्तों का समूह जल्दी उसके पीछे चल पड़ा और इस तरह 6 लोगों का समूह चौथी मंजिल की जांच करने लगा, कमरे दर कमरे। वहीं चौथी मंजिल के एक कमरे में, जिसे अनुराधा गुप्ता का समूह ढूंढ रहा था, वह व्यक्ति वर्तमान में अपनी आंखों से सामने के दृश्य को जिज्ञासापूर्वक देख रहा था। पहले अर्णव शर्मा ने इसलिए संदेह किया कि नीले रंग के विकसित ज़ॉम्बी का व्यवहार असामान्य था, क्योंकि उस प्राणी का व्यवहार अब तक मिले सामान्य ज़ॉम्बियों से बहुत अलग था। सामान्य ज़ॉम्बियों की दृष्टि नहीं होती, केवल उनका स्वभाव, आवाज और गंध शिकार ढूंढने के लिए होती थी। जब भी कोई जीव उनके पता लगाने की सीमा में आता, ज़ॉम्बी निश्चित रूप से उस स्थान की ओर बढ़ते, चाहे वह जीव शक्तिशाली हो या कमजोर, और केवल उसके मांस खाने और रक्त पीने के विचार से। हालांकि नीले ज़ॉम्बी ने इस सब को लगभग पूरी तरह से खारिज कर दिया। योजना का पहला चरण केवल शोर करना नहीं था ताकि सामान्य ज़ॉम्बियों और आसपास के अन्य प्राणियों को आकर्षित किया जा सके, बल्कि यह विकसित ज़ॉम्बी को इमारत से बाहर लाने और उसे एक साथ हमला करने के लिए भी था। हालांकि विकसित ज़ॉम्बी बाहर नहीं आया, चाहे उन्होंने कितनी भी खिड़कियां तोड़ी हों। असल में जब अर्णव शर्मा महिला छात्रावास में प्रवेश किए, सामने का दरवाजा जोर से मारकर, नीला प्राणी अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला और केवल तभी हिला जब अर्णव शर्मा चौथी मंजिल तक पहुंचे। विकसित ज़ॉम्बी की गति को देखते हुए अगर करण सिंह भागना चाहता तो उसे पीछा करना मुश्किल होता। हालांकि विकसित ज़ॉम्बी ने उसे बाहर निकालने के बाद शिकार नहीं किया और बस इमारत के अंदर ही रहा। इसके अलावा ज़ॉम्बी ऐसा भी लगता था कि वह भागने से पहले इमारत में वापस जाना चाहता था जब वह अर्णव शर्मा और अन्य के द्वारा बनाई गई बर्फ की बांध से बाहर खींचे जाने के बाद हमला का सामना करता। लेकिन अर्णव शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। यह क्या है? उसने सिर पर भौहें तनाते हुए अपने सामने लगे पौधे को ध्यान से देखकर भ्रम में पूछा। यह एक छोटा पौधा था, इतना छोटा कि उसकी जेब में आसानी से रखा जा सकता था और यह लगभग हथेली की ऊंचाई तक पहुंचता था। इसके पत्ते प्राकृतिक हरे रंग के थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ पत्तों पर छोटे हरे और लाल गोले लटके हुए थे। हरे गोले छोटे थे, लगभग आधे नाखून के आकार के और लगभग 5 ही थे। वहीं लाल गोले थोड़े बड़े थे, पूरे नाखून के आकार के, और वे भी दुर्लभ थे क्योंकि केवल 2 ही थे। यह एक उत्परिवर्तित पौधा है। लिलित उसके पास आई और अपने सुंदर उंगली की टिप से पौधे को छूते हुए धैर्यपूर्वक समझाया। जब सोल रिकॉर्ड विभिन्न दुनियाओं में आया और मना का प्रवाह या शक्ति स्रोत प्रकट हुआ, विभिन्न जीवों को विकास की ओर धकेला गया। यह तुम पहले से जानते हो, है ना? तुमने पहले समझाया था। हाँ, अर्णव शर्मा ने सिर हिलाया और उसके आंखों में झांकते हुए जैसे लाल अंगूर जैसी चमक में खो गए। लिलित ने जारी रखा, अच्छा। हालांकि विकास के अलग रूप होते हैं और सभी जीव मना के दबाव को सहन नहीं कर सकते। इसे इस तरह समझो, जो ज़ॉम्बी सड़कों पर चल रहे हैं वे जीव हैं जो मना और विभिन्न वायरसों के मिलन को सहन नहीं कर पाए। ये वायरस मना से न मरे, इसलिए एक नया संक्रामक वायरस बनाने के लिए जुड़ गए। यह कैसे हुआ मैं नहीं जानती, क्योंकि प्रत्येक दुनिया ठीक वैसे ही संभावनाओं की अलग दुनिया है, और जैसा मैंने पहले कहा, सोल रिकॉर्ड के इस अस्तित्व के कार्य या कारण के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वास्तव में यह पता नहीं कि इसका कोई उद्देश्य है या नहीं। अर्णव शर्मा ने विचार में सिर झुकाया और कुछ मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे ताकि नई जानकारी को समझ सकें। फिर उन्होंने फिर से सिर उठाया और उसके आंखों में देखते हुए हल्का सिर हिलाया। उसे सिर हिलाते देख लिलित आखिरकार उस बिंदु पर आई जिसके लिए यह बातचीत शुरू हुई थी। पौधों के साथ कुछ समान होता है। कुछ पौधे मना के अनुकूल बन जाते हैं और भयानक राक्षस बन सकते हैं, और अन्य पौधे, जैसे यह छोटा पौधा, अलग तरह से उत्परिवर्तित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाहर के ज़ॉम्बी। कुछ पौधे ऐसे फल देते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, और कुछ ऐसे फल देते हैं जो खाने पर जीव का शरीर 1000 टुकड़ों में फट सकता है। समझ गया, अर्णव शर्मा ने अंततः समझा और उसकी नजर छोटे पौधे पर गहरी सोच में पड़ गई। वर्तमान में उसे 80% यकीन था कि यह छोटा, अनोखा दिखने वाला उत्परिवर्तित पौधा एक अच्छा खजाना है। यह सोचने का कारण यह था कि विकसित ज़ॉम्बी निश्चित रूप से इस पौधे के अस्तित्व के कारण यह जगह छोड़ना नहीं चाहता था, और चूंकि ज़ॉम्बियों ने अभी तक पर्याप्त बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं की थी, प्राणी ने कभी भी पौधे को उखाड़कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का सोचा ही नहीं। हालांकि यह सच था कि नीले रंग का विकसित ज़ॉम्बी भागने की कोशिश कर रहा था जब उसे एहसास हुआ कि अगर वह अर्णव शर्मा की पूरी पार्टी का सामना करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। इसका मतलब यह नहीं था कि वह बुद्धिमान प्राणी था। शायद यह सिर्फ लड़ाई का स्वाभाविक इंस्टिंक्ट था कि विकसित ज़ॉम्बी यह महसूस कर सकता था कि कौन सी लड़ाइयों में उसे जीत मिल सकती है और किसमें कोई आशा नहीं। क्योंकि दुनिया अब एक तरह का जंगली जंगल बन चुकी थी, यह मानना आसान था कि विकसित ज़ॉम्बी एक आधिकारिक विकसित प्राणी के रूप में कुछ हद तक ज़ॉम्बियों का नेतृत्व करने में सक्षम था, लेकिन केवल अपेक्षाकृत छोटे समूह में।
यह स्वाभाविक था, जैसे वयस्क शेर समूह के नेता होते हैं और छोटे या कमजोर शेरों का नेतृत्व करते हैं। शायद विकसित ज़ॉम्बी नहीं चाहता था कि अन्य ज़ॉम्बी चौथी मंजिल पर रहें, क्योंकि यह उत्परिवर्तित पौधा उसके लिए एक खजाना था और वह शायद चिंतित था कि यह पौधा उससे छिन जाएगा। लेकिन इस छोटे पौधे में एक समस्या थी और वह यह थी कि जबकि अर्णव शर्मा लगभग 80% निश्चित था कि यह शरीर के लिए अच्छा खजाना है, बाकी 20% वह था जो उसे इसके फल खाने से रोक रहा था। 80% बनाम 20% काफी बड़ा अंतर था। हालांकि वह 20% शून्य नहीं था, और अगर अर्णव शर्मा की भविष्यवाणी गलत थी तो ठीक वैसे ही जैसे लिलिथ ने कहा था, संभवतः उसका शरीर रक्तम निस में फट जाएगा, और यह विचार उसे कल्पना करने में अच्छा नहीं लगा। क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा कि वह कुछ ऐसा खाकर मर जाए जिसे वह जानता ही नहीं कि क्या है, बजाय इसके कि लड़ाई में मर जाए? जाहिर है ऐसा नहीं था कि उसने मरने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर उसे वास्तव में मरना पड़ता तो वह ऐसी नीच मृत्यु नहीं चाहता था। लिलिथ, क्या तुम्हारे पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह उत्परिवर्तित पौधा अच्छा है या नहीं? अर्णव शर्मा ने उसे देखकर सिर खुजला दिया, यह सोचते हुए कि क्या करें। लिलिथ ने कंधे उचकाकर मदद की आवाज में कहा, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। अर्णव, जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रत्येक दुनिया अलग संभावनाओं की दुनिया होती है और मैं केवल उन ज्ञान से मदद कर सकती हूँ जो अन्य दुनियाओं से साझा किया गया है। इस दुनिया के विशिष्ट और स्थानीय चीजों के लिए यह तुम्हें स्वयं खोजनी होंगी। अर्णव शर्मा थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जबरदस्ती मुस्कुराए और धीरे से सिर हिलाया। छोड़ो, मैं किसी न किसी तरह निकाल लूंगा, अर्णव शर्मा ने सोचा और एक खाली बोतल निकाली, उसमें कमरे के अन्य पौधों की मिट्टी डाल दी। फिर उसने सावधानीपूर्वक छोटे उत्परिवर्तित पौधे की जड़ें निकाली और इसे नए घर में स्थानांतरित किया। अर्णव शर्मा ने अपने बाएं हाथ के खजाने वाले दस्ताने की नोक से प्लास्टिक की बोतल में कई छेद कर दिए और फिर पौधे वाली बोतल को अपने बैकपैक की एक अलग छोटी जेब में रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक छोटा हिस्सा खुला रहे ताकि हवा और सूर्य की रोशनी पहुंच सके। जब तक वह सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंचता, यह अस्थायी रूप से ही उसका अधिकतम कदम था। अर्णव शर्मा, क्या हमने नहीं कहा था कि हम सभी एक साथ चलेंगे? जैसे ही अर्णव शर्मा ने छोटे उत्परिवर्तित पौधे को समेटा, कमरे के प्रवेश द्वार से एक ठंडी और उदासीन आवाज, जिसमें थोड़ा दोषारोपण भी था, सुनाई दी। बिना मुड़े ही अर्णव शर्मा पहले ही जान गए कि वह ठंडी लेकिन एक साथ शांतिप्रदायक आवाज किसकी थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने बैकपैक को कंधे पर डाला, फिर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मैंने देखा कि आप सभी एक दूसरे को जानती लगती हैं और मैं आपकी यह हृदयस्पर्शी मुलाकात बाधित नहीं करना चाहता था। तुम? अनुराधा गुप्ता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वास्तव में वे ही थे जो बहुत देर तक टलमटोल कर रहे थे। उसकी मौन हार स्वीकार करते देख अर्णव शर्मा ने खुद को थोड़ी राहत महसूस की और बिना किसी और शब्द के बाहर की ओर बढ़ गए। यह, कृपया एक पल रुकिए। वह जाना चाहता था क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण काम था, लेकिन जाहिर तौर पर अधिक लोग उसे रोकना चाहते थे। अर्णव शर्मा ने भौहें तानते हुए मुड़ा और एक लड़की को देखा जिसे वह नहीं जानता था, जो कृतज्ञता से उसे देख रही थी। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। खैर, आपने मुझे पहले बचाया था, लीना ने आकर झुकते हुए आंसुओं के बीच धन्यवाद कहा। आज के लिए आपका बहुत, वास्तव में बहुत धन्यवाद। अगर आपने वह सारे डरावने ज़ॉम्बी नहीं मारे और उस नीले ज़ॉम्बी को इमारत से बाहर नहीं निकाला, तो डर है कि मैं उस कमरे में भूख से मर ही जाती। अर्णव शर्मा ने देखा कि सिर्फ एक लड़की ही नहीं, बल्कि 3 और भी थी जो सिर हिला रही थी और कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया कि ये वही लड़कियां थी जिनके कमरे का दरवाजा उसने उस समय तोड़ा था जब उसने विकसित ज़ॉम्बी को किक मारकर उड़ाया था। अरे वह, कुछ नहीं। अर्णव शर्मा ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे कहते हुए अनुराधा गुप्ता की ओर इशारा किया, अगर किसी का धन्यवाद करना हो तो छात्र संघ की अध्यक्ष का धन्यवाद करना। मैं पहले उसका एहसानदार था और उसने उस एहसान का उपयोग मेरी मदद के लिए किया, अन्यथा मैं उस विकसित ज़ॉम्बी से लड़ने का जोखिम नहीं उठाता। अर्णव शर्मा ने अनुचित क्रेडिट नहीं लिया और सीधे यहाँ के असली नायक की ओर इशारा किया। हालांकि चारों दोस्तों की दृष्टि उसकी ओर नहीं बदली। यद्यपि अर्णव शर्मा सोचते थे कि क्या जब उन्हें पता चलेगा कि उसने कुछ घंटे पहले एक व्यक्ति को ज़ॉम्बियों के बीच जिंदा फेंक दिया था तो उनकी कृतज्ञता भरी नजरें बनी रहेंगी। वैसे भी यह उनका मामला नहीं था और इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हर कोई स्वतंत्र था और इस नई दुनिया में और भी स्वतंत्र। वैसे अनुराधा गुप्ता, अर्णव शर्मा मुड़ते समय याद करके रुक गए और कहा, कल से मैं विश्वविद्यालय से दक्षिण दिशा में रास्ता साफ करना शुरू करूंगा। अनुराधा गुप्ता को उसके कहे बिना ही पता था कि उसका मतलब क्या था। वह कुछ देर चुप रही, जाहिर तौर पर कुछ विचार कर रही थी, फिर सिर उठाया और धीरे से कहा, क्यों न 1-2 दिन और रुके? ओह, और क्यों? अर्णव शर्मा ने हल्की उलझन भरी भौहें चढ़ाई लेकिन गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि अब तक उसने देखा था कि अनुराधा गुप्ता 90% समय तार्किक और स्पष्ट विचार वाली महिला थी, इसलिए वह उसकी राय और सुझाव सुनने को तैयार था। वो विशाल बीटल याद है? हमें अभी भी उसका ध्यान रखना है और रास्ता साफ करने में कम से कम 1-2 दिन लगेंगे ताकि हम पहले किसी को मांस चखने के लिए तैयार पाए। अनुराधा गुप्ता ने थोड़ी देर रुकी और फिर जारी रखा, इसके अलावा जहां करण सिंह ठहरा था वहां स्कूल बस की चाबियां थी। हम उन्हें पार्किंग में पहुंचने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ खिड़कियों में बदलाव करने होंगे। अर्णव शर्मा की आंखें थोड़ी चमक गईं जब उन्होंने अनुराधा गुप्ता का कारण सुना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सुना जो वर्तमान में उनके लिए बीटल के मांस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था।
अर्णव शर्मा जानता था कि घर जाकर अपने परिवार से मिलना असली चुनौती होगी। अगर केवल विश्वविद्यालय का मैदान ही इतना खतरनाक था तो सड़कों पर कितना खतरनाक होगा। बस एक पल के लिए सोचने पर यह निष्कर्ष निकलता कि बाहर की दुनिया, जहां जानवर बेनतहा दौड़ रहे हैं और ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं अधिक खतरनाक होगी। फिर भी उसे यह यात्रा करनी ही थी, चाहे परिणाम कुछ भी हो और मुश्किलें कितनी भी हों। अब जब उसके पास प्रथम श्रेणी के प्राणियों का सामना करने की ताकत थी और वह पहले जैसी असहाय स्थिति में नहीं था जैसे उसने ब्लेजिंग बीटल से लड़ते समय था, अर्णव शर्मा ने विश्वविद्यालय से जल्द निकलने की योजना बनाई। हालांकि अब जब अनुराधा गुप्ता ने कुछ स्कूल बसों की चाबियां ढूंढ ली थी, सब कुछ आसान हो गया था और वह कुछ और दिन इंतजार करने के लिए तैयार था। ठीक है, अर्णव शर्मा ने प्राकृतिक रूप से सिर हिलाया, जैसा कि उसने कहा। हालांकि तुम्हें यह नियम याद रखना चाहिए जो हमने समूह पर लगाए हैं, नहीं तो तुम्हें अपने राशन का कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है। जवाब का इंतजार किए बिना अर्णव शर्मा मुड़कर इमारत के बाहर जाने लगे ताकि बाकी बचे हुए लोगों के साथ जुड़ सकें। उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रोहित नहीं जानता था कि हंसे या रोए, क्योंकि वह अर्णव शर्मा की पीठ को देखते हुए अंत तक गायब होते देख रहा था। अच्छा या बुरा, मैं भी मुख्य लड़ाकों में से एक हूँ, है ना? फिर तुमने यह केवल अनुराधा गुप्ता से क्यों कहा? गांव मीन, लीना और फैनवू ने उसे अजीब नजरों से देखा। यह स्पष्ट नहीं है। राहुल मेहरा ने हल्की हंसी दी और अब खाली हुए गलियारे को देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि वह जानता है कि अगर अनुराधा गुप्ता किसी चीज पर सहमत होती है तो तुम भी करोगे। आसान, है ना? खा खा। रोहित ने हल्का सा लज्जित चेहरा बनाया और राहुल मेहरा की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखा, जैसे बता रहे हो कि उसने ऐसा क्यों कहा। चलो मजाक बंद करें और यहाँ से निकलें। अनुराधा गुप्ता ने थकान महसूस करते हुए आह भरी और बाहर की ओर बढ़ी। उसे वाकई अच्छी नींद की जरूरत थी, वरना मानसिक थकावट से वह गिर सकती थी। करण सिंह की तानाशाही से बचाए गए जीवित बचे लोग और महिला छात्राएं जो महिला हॉस्टल से बचाई गई थी, जल्द ही अर्णव शर्मा, अनुराधा गुप्ता, रोहित, अजय पांडे, विवेक तिवारी, प्रिया वर्मा और सुमित गुप्ता के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। क्योंकि कांगलान के पास केवल हीलिंग कौशल था, इस समय वह लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए अर्णव शर्मा ने उसे अपने पास रखा। चूंकि इतने लोगों की रक्षा के लिए केवल कुछ लोग थे, समूह को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा, जैसे रोहित और विवेक तिवारी आगे जाकर किसी भी छिपे हुए ज़ॉम्बी को निकालते। हालांकि उन्होंने पहले ही क्षेत्र साफ कर दिया था, लेकिन संभावना थी कि आसपास नए संक्रमित प्राणी प्रकट हो सकते हैं। व्यायामशाला पहुंचने से पहले 300 से अधिक लोगों वाला समूह उसी रेस्टोरेंट में रुका और उसे पूरी तरह खाली कर दिया। अब जब 300 से अधिक लोग चल रहे थे तो जितना संभव हो उतना भोजन इकट्ठा करना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि नाश्वीय भोजन को भी उठाया गया और जीवित बचे लोगों द्वारा ले जाया गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ जल्दी खराब होने वाले भोजन की कम से कम 2-3 दिन तक किसी उचित देखभाल के बिना टिकावट हो सकती थी। अजय पांडे और सुमित गुप्ता ने 2 विशाल फ्रीजर कंधों पर उठाए ताकि अधिक भोजन संग्रहित किया जा सके और इसे लंबा चलाया जा सके। इससे समूह की धीमी गति और भी कम हो गई, क्योंकि सुमित गुप्ता को अपनी पावर बूस्ट स्किल के कूलडाउन के बाद 20 मिनट का आराम करना पड़ा। आखिरकार इस स्किल के बिना उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। अजय पांडे को भी कभी कभी आराम करने की जरूरत थी और फ्रीजर धीरे धीरे अन्य पुरुष छात्रों द्वारा 4 या 5 की टीम में लोड किए गए। जब वे फिर से व्यायामशाला पहुंचे तो बहुत काम था, इसलिए भले ही सूरज ढलने वाला था, एक सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि महत्वपूर्ण बातें चर्चा की जा सकें। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, अर्णव शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए सामने खड़े लोगों की ओर देखा और दीवार से टिका। आपका मतलब क्या है? प्रिया वर्मा ने हल्की उलझन भरी आवाज में पूछा। इसका मतलब है कि हमें इस जगह से आगे बढ़ना होगा, राहुल मेहरा ने बीच में बोलते हुए कहा। तकनीकी रूप से उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन वह होशियार थी और अनुराधा गुप्ता ने उसका समर्थन किया, इसलिए कोई विरोध नहीं किया। अर्णव शर्मा ने उसे देखा नहीं और बाहर झांकते हुए सिर हिलाया। सही है, हम अभी यहाँ 500 से अधिक लोग हैं, लेकिन सोने के लिए बिस्तर नहीं है और केवल लड़कियों को ही कपड़े बदलने के लिए मिले हैं। हम पुरुषों के पास अभी तक कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, रोहित ने जोड़ा, जगह पर रोशनी ठीक से वितरित नहीं है और समग्र वातावरण उदास है। मुझे डर है कि अगर हम यहाँ बहुत समय रुक गए तो अन्य लोग मानसिक रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि सभी तनाव इकट्ठा हो गया है। छोटा समूह चुप रहा जब तक कि अनुराधा गुप्ता की आवाज गूंजी। तो तय है, उसने दृढ़ आवाज में अर्णव शर्मा की ओर देखते हुए कहा। 2 दिनों में हम धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में हम आसपास की इमारतों को साफ करेंगे और कुछ गद्दे महिला और पुरुष हॉस्टल से ले आएंगे ताकि सो सकें। किसी ने भी विरोध नहीं किया और सभी ने अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाया। अर्णव शर्मा ने भी सिर हिलाया, क्योंकि यह कदम उसके योजना के अनुरूप था। कुछ योजनाओं के बाद छोटा सम्मेलन समाप्त हुआ और सभी चले गए। अर्णव शर्मा अकेले रह गए अर्धरोशनी वाले कमरे में। खैर, इतना अकेले भी नहीं। लिलित, आओ, इसे देखो। उसकी आवाज कम थी लेकिन उत्साहित थी, जैसे कोई छोटा बच्चा, और उसकी सामान्य बेपरवाह अभिव्यक्ति कहीं नहीं दिख रही थी। वह खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गए और उस खूबसूरत महिला की ओर हाथ हिलाया जो हमेशा चुपचाप स्थिति देख रही थी। वह एक असली मुस्कान के साथ आई, क्योंकि यह उसके लिए नया था कि वह उसे इतना उत्साहित देख रही थी, और उसके पास बैठ गई, अपने काले बालों की हलचल के साथ गुलाब की प्यारी खुशबू लाते हुए। मुझे दिखाओ, सुंदर लड़के, उसने हंसते हुए अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह उसे पकड़ सके।
उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और लिलित का हाथ थामा। यह पहली बार था जब उसने अपनी इच्छा से उसके चमड़ी को सीधे छुआ था, क्योंकि पिछले 2 अवसर उसकी शक्ति से बाहर थे। एक बार वह बेहोश हो गया था और आज उसने उस पर कूदकर हमला किया। अब अर्णव शर्मा आश्चर्यचकित थे कि उसकी त्वचा कितनी मुलायम थी। दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी रेशमी चीज भी शायद उसके हाथ की निर्दोष बनावट की तुलना नहीं कर सकती थी। हालांकि अर्णव शर्मा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने अब तक हासिल किए थे। हर ज़ॉम्बी से प्राप्त आत्मा शक्ति, हर उत्परिवर्तित कुत्ते से, उस उत्परिवर्तित बिल्ली से जिसे उसने मारा, ब्लेजिंग बीटल से। उसने जो भी आत्मा शक्ति रिकॉर्ड हासिल किए थे वे उसकी रेटिना में चमकने लगे और अंततः वह अपने लक्ष्य पर पहुंचा और रुक गया। यह रहा। अर्णव शर्मा अनायास ही इशारा करने लगे और शायद अपने हाथों को मसलते भी, अगर यह न होता कि वह अपने दाहिने हाथ में लिलित का हाथ थामे हुए थे। आपने प्रथम श्रेणी के एंटी मैजिक ज़ॉम्बी स्तर 33 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। फुर्ती +50, सहन शक्ति +47, स्वास्थ्य +32, मना +24, शक्ति +11। आपने स्तर बढ़ाया और स्तर 22 पर पहुंच गए। आपको 2 स्टेटस पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से वितरित कर सकते हैं। आपने स्तर बढ़ाया, आपने स्तर बढ़ाया, आपने स्तर बढ़ाया और स्तर 25 पर पहुंच गए। आपको 2 स्टेटस पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से वितरित कर सकते हैं। आप स्तर 26 तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप अपनी पहली नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते और प्रथम श्रेणी में विकसित नहीं हो जाते। विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित सभी आत्मा शक्ति का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पहली कक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त होने पर गणना की जाएगी। सभी आत्मा शक्ति का हिसाब लगाया गया है। आप निम्नलिखित नौकरियों में से एक चुन सकते हैं: तलवारबाज, जादूगर, हत्यारा, मैकेनिक, लोहार, मार्शल योद्धा, ब्लड बरसरकर। किसी तरह अर्णव शर्मा की रेटिना में कई संदेश दिखाई दे रहे थे और उनके बीच एक अजीब संदेश भी था जिसमें कई नाम थे जैसे कि किसी रोल प्लेइंग गेम में दिखाई देते हैं। ये संदेश उन्होंने नीले त्वचा वाले ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद प्राप्त किए थे और इसलिए जब वह ज़ॉम्बी को हराने के बाद खामोश खड़े रहे तो उन्होंने अनुराधा गुप्ता या रोहित की ओर ध्यान नहीं दिया और खजानों को एक पल के लिए भूल गए। वह अंततः उस स्तर पर पहुंच गए थे जो नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक परीक्षा देने के लिए जरूरी था और जब वह इसे पास कर लेंगे तो अंततः प्रथम श्रेणी की सत्ता प्राप्त करेंगे। लिलित के अनुसार केवल वही लोग जिन्हें प्रथम श्रेणी में प्रवेश करना सफल हो जाता है उन्हें केवल विकसित होना शुरू करने वाला व्यक्ति माना जा सकता है और अर्णव शर्मा उस पहले बड़े कदम को लेने के करीब थे। सिर्फ प्रथम श्रेणी में जाने के लिए 7 नौकरियां। लिलित की खूबसूरत रक्तरंजित आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उनके अंदर आश्चर्य की झलक चमकी जब उन्होंने धीरे से खुद से कहा, यह अजीब है। अर्णव शर्मा ने उलझन में उसे देखा। लिलित चुपचाप उसे देखती रही और फिर आह भरी। यह एक बहुत जटिल आह थी। उसके बाद एक मुस्कान उनके चेहरे पर आई और उन्होंने धीरे से कहा, यह अजीब है। सामान्यतः लोगों के पास 3 या अधिकतम 4 विकल्प होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास न केवल 7 विकल्प है बल्कि उन 7 में से एक विशेष और एक अनूठी नौकरी भी है। अर्णव शर्मा ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपनी सोच व्यक्त की। सिर्फ जो तुमने अभी कहा उसी आधार पर एक विशेष नौकरी सामान्य नौकरी से कम अधिक दुर्लभ है और अनूठी नौकरी। देखते हुए कि अर्णव शर्मा चुप रह गए और उसे देख रहे हैं, लिलित ने उनके विचारों की पुष्टि करते हुए धीरे से कहा, जैसा कि तुम सोच रहे हो वैसा ही है। समझ गया। अर्णव शर्मा चुप रहे और अपनी रेटिना में संदेशों को देखते रहे। एक अनूठी नौकरी यानी एक विशेषता, एक कक्षा जो केवल किसी एक सत्ता के लिए हो सकती है और जब तक पहली मौजूदगी है दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा प्रकार जो केवल तब प्रकट होता है जब अवशोषित आत्मा शक्ति और आत्मा के अपने अनुभव मिलकर एक मार्ग बनाते हैं जो कभी पहले नहीं चला गया। तो तुम क्या सुझाओगी? अर्णव शर्मा ने पहले ही निर्णय ले लिया था, लेकिन वह बस यह सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिलित से पूछा। है उसने हंसते हुए कहा, जैसे वह उनके लिए खुश हो और धीरे धीरे विश्लेषण करने लगी। तलवारबाज निश्चित रूप से तुम्हें तलवार में महारत देगा और तुम्हारे तलवार हमले अधिक घातक होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि यह नौकरी इसलिए प्रकट हुई क्योंकि अब तक तुम्हारा पहला और अकेला हथियार तलवार रही। जादूगर, यह निश्चित रूप से तुम्हें जादू कौशल में बढ़ावा देगा और शायद कौशल का कूल डाउन थोड़ा कम होगा। हत्यारा, संभवतः यह कौशल तुम्हें फुर्ती प्रदान करेगा, जैसा कि उस मानव विवेक तिवारी के कौशल में था और तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए मुश्किल से दिखाई देगी। यह कक्षा शायद इसलिए प्रकट हुई क्योंकि तुम्हारे पास विशेष बल, सैनिक कौशल और मृत्युभर लड़ाई का अनुभव है। मैकेनिक, जब तक तुम्हारे पास आवश्यक उपकरण और वाहन का अध्ययन करने का समय है तुम इस दुनिया में किसी भी परिवहन साधन की मरम्मत कर सकते हो। यह कक्षा शायद इस दुनिया में सोल रिकॉर्ड के आने से पहले के काम के कारण प्रकट हुई। लोहार, यह एक विशेष कक्षा है और शायद तुम्हारे पिछले काम से आई है। लोहार काफी दुर्लभ है, जैसे तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। एक लोहार के रूप में तुम पराजित राक्षसों से सामग्री का उपयोग करके विभिन्न हथियार बना सकते हो। निश्चित रूप से तुम अभी भी बना सकते हो, लेकिन आंकड़े उतने अद्भुत नहीं होंगे। मार्शल योद्धा, यह अगर तुम मुझसे पूछो तो काफी सामान्य कक्षा है। अधिकांश सत्ता इस कक्षा को चुनते हैं। अंत में ब्लड बरसरकर। लिलित रुकी और गहराई से अर्णव शर्मा की ओर देखने के बाद जारी रही, यह पहली बार है जब मैंने इस नाम की नौकरी सुनी है। बरसरकर अपने आप में दुर्लभ है, लेकिन यह भी एक अनूठी नौकरी है।
और जिसने इस कक्षा को चुना वह अब दूसरे विश्व का शक्तिशाली योद्धा है और उसकी ताकत केवल 600 वर्षों में चौथी श्रेणी तक पहुंच गई। यह तुम्हें लंबा लग सकता है, लेकिन यह जितना लगता है उससे कम है। 600 साल। अर्णव शर्मा हैरान रह गए और पूछ बैठे, 600 साल? 6 शताब्दी? क्या हम सच में इतनी लंबी उम्र जी सकते हैं? तुम उससे भी अधिक जी सकते हो। लिलिथ गंभीर दृष्टि से उसे देखकर आत्मविश्वास से बोली, तुम्हारी विकास दर के हिसाब से जब तक तुम नहीं मरते और शरीर की इच्छाओं में खुद को नहीं डुबाते, एक समय आएगा जब तुम उच्चतर सत्ता के क्षेत्र तक पहुंच सकते हो। तब उम्र और वर्ष महत्वहीन हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा शरीर हमेशा अपनी चरम अवस्था में रहेगा। अर्णव शर्मा की आंखें अनियंत्रित जंगल की आग की तरह जल उठीं और उनके हृदय में इच्छा पूरी तरह फूट पड़ी जब उन्होंने लिलिथ की बातें सुनी। सनातन जीवन और अनंत यौवन। कितना सुंदर और कितना भयानक यह दो शब्द एक साथ सुनाई दे रहे थे। सनातन जीवन आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन साथ ही श्राप भी। यह देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमेशा के लिए जीना, लेकिन अपने प्रियजनों को माता पिता से लेकर बच्चों तक वर्षों में मरते देखना बार बार, यह अर्णव शर्मा सहन नहीं कर सकते थे। एक सनातन अकेलेपन का जीवन? नहीं धन्यवाद। अर्णव शर्मा इसमें रुचि नहीं रखते, इसलिए उन्हें अपने परिवार को सुरक्षित देखना आवश्यक था। नहीं तो संभव नहीं कि वह फिर से इच्छा और संकल्प के साथ आगे बढ़ सकें। मैं निश्चित रूप से और भी मजबूत बनूंगा, बहुत 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 मजबूत। अर्णव शर्मा की आत्मा ने यह शब्द फूटते हुए कहे जब उन्होंने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। अभी ऐसी चीजों के बारे में सोचना बहुत जल्द था। फिलहाल बेहतर होगा कि अपनी नौकरी चुनने पर ध्यान दें और देखें कि किस प्रकार की परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही है। गहरी सांस लेकर और अपनी भावनाओं को शांत करते हुए जो लगभग नियंत्रण से बाहर हो रही थी, अर्णव शर्मा ने फिर से लिलिथ की आंखों में सीधे देखा और सिर हिलाते हुए कहा, कृपया जारी रखो। अच्छा। लिलिथ हल्की मुस्कान के साथ संतुष्ट दिखाई दी और बोली, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ब्लड बरसरकर नौकरी बहुत शक्तिशाली है और इस तरह के मानव द्वारा प्राप्त शक्ति वृद्धि उसे एक ऐसी सत्ता बना देती है जिसे विश्व शक्ति कहा जाता है। क्योंकि चौथी श्रेणी तक पहुंचने पर सबसे कमजोर सत्ता भी किसी जाति की रक्षा करने या उसे नष्ट करने की शक्ति रखती है। अर्णव शर्मा इस पर क्या कहें यह नहीं जानते थे, इसलिए बस ध्यान से सुनते रहे। पूरी जाति को मिटाने की शक्ति? ऐसा कुछ वर्तमान अर्णव शर्मा के लिए कल्पना करना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि परमाणु बम, जो मानवता का सबसे मजबूत हथियार है, में भी पूरी जाति को मिटाने की क्षमता नहीं थी। इस तरह की विशालता उनके वर्तमान लिए बहुत दूर की बात थी। हालांकि तुमने ब्लड बरसरकर नाम की नौकरी प्राप्त की है, इसलिए यह निश्चित रूप से उस अन्य निम्न अस्तित्व की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगी, या कम से कम जैसे जैसे यह प्रगति करेगा, क्योंकि तुम्हारी नौकरी में एक विशिष्ट शब्द भी शामिल है। लिलिथ ने गंभीर दृष्टि से अर्णव शर्मा को देखा, जैसा उन्होंने अब तक नहीं देखा था, और चेतावनी दी, यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति है और एक ऐसा मार्ग जो संभवतः तुम्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा, तो तुम जानते हो क्या चुनना है। लेकिन बहुत सावधान रहो। सावधान? किस बात का सावधान? उन्होंने उलझन में लेकिन सतर्कता से पूछा। अगर मुझे गलत नहीं लगता तो यह नौकरी तुम्हारे ब्लड मैनिपुलेशन कौशल के उपयोग के तरीके के परिणामस्वरूप प्रकट हुई। याद है मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? ऐसा लग रहा था कि तुम उस प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक नया कौशल बनाने वाले थे। लिलिथ ने अपनी भौहें हल्की सी चढ़ाई और जब उन्होंने अर्णव शर्मा को सहमति में सिर हिलाते देखा तो बोली, संभावना है कि यह अनूठी नौकरी वही उत्तर है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हें संभवतः एक शक्तिशाली सक्रिय कौशल मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। यह भी संभव है कि तुम्हें प्रथम श्रेणी में प्रगति करने के लिए अत्यंत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। अर्णव शर्मा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सोचने के लिए रुक गए। यह कहना झूठ होगा कि उन्हें थोड़ी चिंता नहीं हुई। आखिरकार वह सिर्फ एक मानव थे और 6 दिन पहले तक वह सिर्फ एक सामान्य छात्र थे जो अपनी दिनचर्या के खर्च के लिए पार्ट टाइम काम करता था। हालांकि यह केवल थोड़ी सी चिंता थी। अर्णव शर्मा ने फिर से अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, विश्व बदलने और समाज ध्वस्त होने के 6 दिन हो गए हैं। उन 6 दिनों में मैंने हजारों खतरनाक जीवों का सामना किया। मेरी 3 लड़ाइयां हुई जिनमें मैं लगभग अपनी जान हार चुका था। उनमें से एक में मैं अपेक्षाकृत आसानी से जीता, दूसरी में गंभीर रूप से घायल हुआ और तीसरी में हर एक सेकंड जो मैंने अपनी तलवार घुमाने में बिताया वह संक्रमित होने या सिर कट जाने के 1 सेकंड के बराबर था। यदि यह सब पहले होता तो शायद, बस शायद, मैं कठिनाइयों या व्यक्तिगत नुकसान के बारे में चिंता करता। लेकिन इस बिंदु पर फर्क क्या पड़ता है? इसके अलावा एक और बात थी जो अर्णव शर्मा ने जाहिर नहीं की। अगर उन्होंने मजबूत नौकरी नहीं चुनी तो भविष्य में लिलिथ के लिए उन्होंने अब तक किए गए सभी प्रयासों का भुगतान कैसे करेंगे? और अगर उनकी सतर्कता के कारण वह एक ऐसे सीमा पर पहुंच जाएं जहां वह अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखने में सक्षम न हो, अगर ऐसा हुआ तो अर्णव शर्मा जीवन भर पछताएंगे। क्योंकि ब्लड बरसरकर वर्ग चुनना अनजाने मार्ग पर चलने के समान था। यह निश्चित रूप से कांटों से भरा होगा, लेकिन वह कांटों भरा मार्ग शायद उन्हें उस बेहतर गंतव्य तक ले जाएगा जितना कि किसी और के चले हुए मार्ग से। फायदा? लिलिथ ने पहले ही कहा था, अनूठी नौकरी और उसमें विशिष्ट शब्द होना निश्चित रूप से इसे सामान्य नौकरी से मजबूत बनाएगा। हालांकि नुकसान भी हैं, जैसे कोई नहीं जानता कि आगे क्या इंतजार कर रहा है जब तक आप वहां नहीं पहुंचते। फिर भी आपने ब्लड बरसरकर को अपनी प्रथम श्रेणी की नौकरी के रूप में चुना है। बरसरकर वे सत्ता है जो हर लड़ाई में अंत तक लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते और मृत्यु के सामने भी नहीं डरते।
ब्लड बरसर्कर का मार्ग उस व्यक्ति को पार करना होता है जो युद्ध के देवता बनना चाहता है, एक ऐसा मार्ग जहां हार की अनुमति नहीं है। यह नौकरी केवल आपको दी गई है जिसने कभी युद्ध में पीछे नहीं हटा और जिसने कभी मजबूत दुश्मनों का सामना करने के बाद हार नहीं मानी। प्रथम श्रेणी में प्रगति करने और यह दिखाने के लिए कि आप ब्लड बरसर्कर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं, आपको निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। अनरैंक्ड दुश्मनों को ब्लड मैनिपुलेशन का उपयोग करके एक ही हमले में मारें। 0/100 प्रथम श्रेणी के दुश्मन को ब्लड मैनिपुलेशन का उपयोग करके खुद पर मारें। 0/2 एक ही हमले में प्रथम श्रेणी के दुश्मन को ब्लड मैनिपुलेशन का उपयोग करके खुद पर मारें। 0/1 क्या अर्णव शर्मा चौंक पड़े और उनका चेहरा जैसे सफेद हो गया। पहली आवश्यकता स्वीकार करने योग्य थी और आसानी से पूरी की जा सकती थी। दूसरी आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पहली आवश्यकता से अधिक कठिन थी, लेकिन वर्तमान अर्णव शर्मा में आत्मविश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकते हैं। आखिरकार वह अर्णव शर्मा नहीं थे जो मुश्किल से प्रथम श्रेणी के ब्लेजिंग बीटल को हरा पाते थे। वर्तमान वह उस समय से 2 या 3 गुना अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की तुलना में शुद्ध आत्मा शक्ति का विशाल मात्रा में अवशोषण किया था। हालांकि तीसरी आवश्यकता बस पागलपन थी, कम से कम कहे तो पागलपन। एक ही हमले में प्रथम श्रेणी के दुश्मन को मारना, यहाँ तक कि असंगति की भी सीमा होनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से यह पूछना कि जिसकी स्तर 25 है और जिसने अभी तक प्रथम श्रेणी में प्रगति नहीं की है कि वह एक प्रथम श्रेणी की सत्ता को एक ही हमले में मार दे। आधिकारिक रूप से विकसित होने वाली सत्ता को तुरंत मारना। पहले ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ अर्णव शर्मा लगभग मारे गए थे और प्रथम श्रेणी के एंटी मैजिक ज़ॉम्बी के खिलाफ उन्होंने कठिन लड़ाई के बाद जीत हासिल की थी और फिर भी उन्हें कुछ मदद मिली थी, लेकिन अब उन्हें उन सत्ता में से किसी एक को तुरंत मारना था। लिलिथ भी हैरान थी और उन्होंने सांस रोक ली। जीवन में पर्याप्त अनुभव रखने वाली वह भी कभी ऐसा नहीं देखी थी। उच्चतर आदेश की सत्ता को हराने और मारने के लिए स्तर छोड़ना दुर्लभ था और शायद ब्रह्मांड के सभी जीवों में से केवल 1% से कम ही ऐसा कर सकते थे क्योंकि आदेशों के बीच का अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह था। हालांकि एक ही हमला में प्रथम श्रेणी की सत्ता को मारना, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की सत्ता के पास भी किसी अन्य प्रथम श्रेणी की सत्ता को तुरंत मारने के ज्यादा मौके नहीं थे, लेकिन अभी भी अनरैंक्ड व्यक्ति अर्णव शर्मा को यह पूरा करना था, नहीं तो वह और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उनके द्वारा प्राप्त सभी आत्मा शक्ति सोल रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में संग्रहित की जाएगी और जब तक वह विकास आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेते, अन्य जीवों को हराकर वह आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बिना मजबूत हुए अटके रह जाएंगे। संक्षेप में, जोखिम और हानि अत्यधिक। अनुराधा गुप्ता स्वभाव से ही सतर्क व्यक्ति थी। इसके अलावा